हेलो। वॉइस आ रही है प्रेम? यस सर। और लोग कहाँ रह गए भाई? मैसेज करना पड़ेगा क्या? ओके। हम्म। बताओ भाई प्रेम, रिवाइज कर रहे हो? रिवीजन चल रहा है भाई, बताओ कहाँ गए? हम्म। चलो ठीक है। कहाँ रह गए अभी बाकी क्या? गुड इवनिंग ओम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल। ओके, गुड इवनिंग। वो तो कॉर्नर में ही आ रहा होगा ना ओम? कॉर्नर वाला ना, और कोई आ रहा है क्या? बीच में भी आ रहा है क्या? हाँ तो कॉर्नर में तो वो रहेगा ही ओम। ठीक है। वो तो मैं यूज भी नहीं करता हूँ। हाँ चलो भाई। ठीक है। हम्म। हम्म। क्या कर रहे थे भाई? एसी सर्किट करना है ना? एसी सर्किट आ जाओ, कुछ ब्रीफ कर लेते हैं। ये तो बहुत ही हल्का चैप्टर है। एक क्वेश्चन आता है ना? तो इसको आप लोग इग्नोर मत करो। अच्छा चैप्टर है ये, हल्का चैप्टर है, बहुत ही हल्का चैप्टर है। फॉर्मूले याद होंगे तो आराम से आप लोग कर लोगे। क्या हो गया? ये जा क्यों नहीं रहा है? हाँ चला गया। एसी सर्किट्स। ठीक है। ठीक है भाई। चलो, इसके 15-20 सवाल है। करीब नहीं, 30 के आसपास प्रॉब्लम्स मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं। तो आज 30 को जल्दी लिख लेते हैं। बहुत ही आसान है, ये बहुत आसान चैप्टर है। बहुत आसान, फॉर्मूले याद होंगे तो सवाल बनेगा। ठीक है। हम्म। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सर्किट, सबसे पहले तो रजिस्टर वाला सर्किट आप लोग पढ़ चुके हो। रजिस्टर वाला सर्किट तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। ठीक है। यहाँ पे एसी देते हो। ठीक है। उसी तरह से एक इंडक्टर होता है, कैपेसिटर होता है। तीनों सर्किट्स को आपको पढ़ना है। एसी सर्किट ना, सप्लाई हमें एसी देना है ना, इस बार डीसी नहीं देना है। ठीक है। ये इंडक्टर होता है। ठीक है। तीनों में हम एसी सप्लाई दे रहे हैं ना। वी नॉट साइन ओमेगा टी। एसी सप्लाई का मतलब क्या है? टाइम वेरिएबल होना चाहिए, टाइम का एक फंक्शन होना चाहिए। जो भी आप सप्लाई दे रहे हो ना, वो सप्लाई क्या होना चाहिए? टाइम कहीं ना कहीं उसमें होना चाहिए। दैट इज एसी। अगेन यहाँ भी हम दे रहे हैं वी नॉट
साइन ओमेगा टी, ठीक है, और यहाँ भी दे रहे हैं वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो जब आप वोल्टेज सप्लाई करते हो तो करंट फ्लो करेगा, है ना भाई, तीनों में करंट फ्लो करेगा। तो किस में करंट आगे फ्लो करेगा, किस में पीछे फ्लो करेगा, यही आपको समझना है। तो बेसिकली जब रेसिस्टिव सर्किट होता है ना, ये हमारा प्योरली रेसिस्टिव सर्किट बोला जाता है। ये कैसा सर्किट है हमारा, प्योरली रेसिस्टिव, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट है ना, प्योरली रेसिस्टिव, ठीक है। हाँ हाँ, काफी है, काफी है, काफी है। और इसमें ये जो है ना, ये प्योरली कैपेसिटिव, प्योरली कैपेसिटिव, ठीक है। और ये प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, प्योरली इंडक्टिव, प्योरली इंडक्टिव सर्किट। और बेटर आप लोग रिवीजन करो, ठीक है, कुछ भी नया स्टार्ट मत करो। मैं बता रहा हूँ कि आज चलो आज भी पढ़ लेते हैं, कल भी मुझे डॉपलर्स इफेक्ट और मैं 2-3 टॉपिक्स आपको बता रखा हूँ। ये डॉपलर कर लेते हैं, डॉपलर के साथ ऑर्गन पाइप कर लेंगे, दोनों वेव में ये दोनों हम लोग कर लेंगे। केटीजी कर लेते हैं हम लोग, केटीजी। और बाकी आप कुछ भी नया मत करो, प्लीज कुछ भी नया मत करो, ठीक है, क्योंकि कुछ भी दिमाग में नहीं रहने वाला। मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, कुछ दिमाग में नहीं रहेगा। चीजों को दिमाग में एडजस्ट करने के लिए टाइम लगता है ना, ऐसा नहीं कि पढ़ के गए और एग्जाम में बना के आ जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। हाँ, तो ये सब दिमाग में अब रहने वाला है नहीं। अगर मैं बता रहा हूँ कि एसी भी अगर आप लोगों ने पहले से अटेम्प्ट लिया होगा तो दिमाग में रह जाएगा। अगर दम से फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो ये भी दिमाग में नहीं रहेगा, एकदम फ्रैंकली बता रहा हूँ, ठीक है। कोशिश करो, बट अगर दम से पहली बार पढ़ोगे ना तो, हाँ किए हुए हो तो ठीक है, किए हुए हो तब तो, अगर एक बार रफली भी पढ़ रखे हो तो बैठ जाएगा दिमाग में, सवाल वगैरह अटेम्प्ट कर लोगे। बट एकदम से फर्स्ट टाइम आए हो करने के लिए तो ये एग्जाम में तो इस सवाल बनेगा नहीं। बेटर कि आप रिवीजन ही करो फिर, ठीक है। मैं सही बता रहा हूँ, दिमाग में रहने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, एडजस्ट करने के लिए टाइम चाहिए होता है, इतना आसान नहीं है कि आराम से कुछ भी एडजस्ट हो जाता है। चलो, ये प्योरली रेसिस्टिव, प्योरली कैपेसिटिव और प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस आपको आर दिख रहा है ना, इसका रेजिस्टेंस जो ये प्रोवाइड करता है, ये सर्किट जो प्रोवाइड कर रहा है, इसकी वैल्यू आर सी और ये एल है। ये सर्किट जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है, वो आर है। कैपेसिटिव सर्किट जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है ना, रेजिस्टेंस ये जो प्रोवाइड करता है वो एक्स सी, उसको हम लोग एक्स सी बोलते हैं ना, कैपेसिटिव, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोला जाता है। ये बेसिकली रेजिस्टेंस होता है बट इसको बोला जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोला जाता है। लिखो, अगर किसी को लग रहा है कि वो पढ़ चुका है फिर भी आप प्लीज लिखो इसको, ठीक है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस इसको बोला जाता है, हाँ एक्सी। और इस एक्सी का वैल्यू क्या होता है भाई, एक्सी का वैल्यू होता है 1/ओमेगा सी। प्लीज लिखो, जिसको भी अगर लग रहा है कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हो फिर भी इसको लिखो। ये सर्किट जो प्योरली इंडक्टिव सर्किट होता है ना, वो जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है ना, वो होता है एक्स, उसको हम लोग एक्सेल, एक्सेल बोलते हैं। ये जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है इसको हम लोग एक्सेल बोलते हैं, एक्सेल दैट इज, इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। इसकी वैल्यू जो होती है, एक्सेल की वैल्यू होती है ओमेगा एल। तो ये तीन रेजिस्टेंसेस आपको याद करना है, तीनों का यूनिट क्या होना चाहिए भाई, एक्सी। क्या एक्सी एक्सेल सारे यूनिट सारे रेजिस्टेंस ही है ना, इसका जो रेजिस्टेंस होता है ये आर है, ठीक है। और ये तो रेजिस्टेंस है ही, इसको हम लोग कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, ये कैपेसिटी इंडक्टिव रिएक्टेंस बोला जाता है, ठीक है। तो तीनों फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, 1/ओमेगा सी, 1/ओमेगा एल। चलो, इसके बाद करंट ये हमारा फ्लो हुआ। इसके बाद अब इन तीनों सर्किट को क्या किया जाता है, इन तीनों सर्किट में जो आपने करंट फ्लो करा रखा है ना, इन तीनों सर्किट में जो करंट फ्लो करा रखा है, आप उसका ग्राफ देख लो एक बार, एक बार ग्राफ देख लो। इसमें जो करंट फ्लो करता है ना, इस वाले सर्किट में जो करंट फ्लो करता है, जो करंट फ्लो करता है और जो वोल्टेज फ्लो करता है, ये टाइम है ना, ये ओमेगा टी का ग्राफ हुआ। सपोज करंट अगर कुछ, अगर आपने वोल्टेज सप्लाई कुछ ऐसे दे रखा है, दिस इज योर वोल्टेज, ये आपने वोल्टेज दे रखा है, तो करंट जो है ना वो इसके साथ साथ फ्लो करेगा ना, करंट सेम, हाँ प्योर आर, हाँ बिल्कुल प्योर, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में करंट जो होता है ना वो इसके साथ साथ, जब ये मैक्सिमम होगा तभी करंट भी मैक्सिमम होगा, जब ये मिनिमम होगा तो करंट मिनिमम होगा, जब ये मैक्स मिनिमम होगा तो ये करंट मिनिमम होगा, जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा तो करंट भी मैक्सिमम, मैक्सिमम का वैल्यू कुछ और होगा, ध्यान से समझो। ऐसा नहीं कि V अगर 5 वोल्ट आ रहा है, ये V का मैक्सिमम वैल्यू 5 वोल्ट है, तो करंट भी यहाँ पे 5 वोल्ट आएगा, ये नहीं मैं कह रहा हूँ 5 एम्पियर आएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जिस वक्त मेरा वोल्टेज जो है ना, जिस वक्त मेरा वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम, मैक्सिमम रहा होगा, उसी वक्त करंट भी मेरा मैक्सिमम होगा, वैल्यू अलग अलग होगा लेकिन दोनों मैक्सिमम एक साथ पहुंचेंगे, दोनों जीरो एक साथ पहुंचेंगे, ये बात मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है ये भी जीरो, जीरो एक समय आएगा, मैक्सिमम जब इसका आ रहा होगा, जिस टाइम पे ये करंट मैक्सिमम आएगा उसी टाइम पे वोल्टेज भी मैक्सिमम आएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि दोनों का वैल्यू भी सेम आएगा, यानी कि अगर V 5 वोल्ट है तो करंट भी 5 एम्पियर ही आना चाहिए, तभी जाकर के हम ऐसे, तभी जाके हम डिसाइड करेंगे कि भाई बोथ आर इन सेम फेज, इसको हम लोग फेज में बोलते हैं। ऐसा नहीं है, समझ में आ रहा है मैं जो कहना चाह रहा हूँ।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दोनों का वैल्यू सेम होगा हर जगह तब जाके दोनों सेम फेज में होगा। मैं ये कह रहा हूं कि जब वोल्टेज जीरो होगा तभी करंट जीरो होगा, जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा तभी करंट मैक्सिमम होगा, जब वोल्टेज जीरो होगा तो फिर करंट अगेन जीरो होगा, जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा तो करंट भी अपना मैक्सिमम वैल्यू देगा, पर पता नहीं कितना देगा, लेकिन दोनों मैक्सिमम एक साथ आएंगे, ये मैक्सिमम और ये मैक्सिमम दोनों सेम टाइम पे आ रहे होंगे, ये कहने का मतलब होता है। तो ये मत समझ लेना कि दोनों का वैल्यू भी सेम होना चाहिए। तो ये प्योरली रेसिस्टिव सर्किट के लिए होगा। प्योरली इंडक्टिव की बात करोगे या प्योरली कैपेसिटिव की बात करोगे, तो प्योरली कैपेसिटिव में, प्योरली कैपेसिटिव, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है, करंट जो होता है ना, करंट लीड, करंट लीड्स द वोल्टेज, करंट वोल्टेज लीड करेगा। ठीक है, इसको फेजर डायग्राम पे शो किया जाता है ना, तो मान लो कि ये करंट का रेफरेंस है, सपोज करो कि ये करंट है। ठीक है, अगर ये प्योरली प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है कैपेसिटर, आपने एसी वोल्टेज दे रखा है वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये वी क्या होता है, ये मैक्सिमम होता है ना, आपको पता है ना, ये मैक्सिमम वैल्यू होता है ना, मैक्सिमम वोल्टेज, यही मैक्सिमम वोल्टेज होता है। मैक्सिमम वोल्टेज को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं ना, एम्पलीट्यूड। तो वोल्टेज का एम्पलीट्यूड कितना, अगर मैं पूछूं कि वोल्टेज का एम्पलीट्यूड क्या है, तो वो वी नॉट होता है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज यही होता है। चलो मैं ये कर रहा हूँ कि करंट लीड करेगा ना, करंट को लीड करना है। ठीक है, तो करंट लीड कैसे करेगा भाई, करंट लीड करने का मतलब क्या है, करंट आगे होना चाहिए, वोल्टेज पीछे होना चाहिए। तो ये मेरा वोल्टेज रहेगा अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक है, यानी कि अगर आपने वोल्टेज वी नॉट साइन ओमेगा टी दे रखा है, तो करंट जो रहा होगा ना वो डेफिनेटली लीड कर रहा होगा ना, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू लिख सकते हैं क्या, पाई बाई टू से ही लीड करता है ना, पाई बाई टू से ही लीड करता है। ठीक है, तो करंट क्या कर रहा है यहाँ पे, लीड कर रहा है, दिख रहा है भाई सबको, बताओ बताओ, क्लियर है, बोलो। यहां तक क्लियर है, करंट इसमें क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। इसी तरह से आपको वोल्टेज, उसी तरह से आपको क्या याद रखना है, इसी तरह से आपको याद रखना है प्योरली इंडक्टिव सर्किट में, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, करंट लैग करता है ना, करंट लैग्स वोल्टेज। ठीक है, करंट को आपको रेफरेंस मानना है ना, हमेशा आदत रखो करंट को रेफरेंस मानने का ना, करंट को हमेशा रेफरेंस मानने का आदत रखो। ठीक है, करंट अगर इस तरफ है तो वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज लीड, करंट को लैग करना है ना, तो वोल्टेज को लीड करना है, तो मैं वोल्टेज को आगे बढ़ा दे रहा हूँ। दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। ठीक है, ये प्रोसेस क्या होता है, ये क्या कहलाता है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट ना, प्योरली इंडक्टिव। अरे ये क्या हो गया भाई, स्क्रीन विजिबल है भाई, बताओ। हाँ ठीक है ठीक है, चलो आगे। तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, करंट लैग्स वोल्टेज, ये आपको समझ में आना चाहिए, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में ऐसे लैग करता है। ठीक है, इसके बाद अब क्या करना होता है, तीनों को क्लब करना होता है, तीनों को क्लब करोगे, आर एल और सी। अब तीनों का क्लब करके जब बनाते हो तो भी आपको क्या करना होता है, यही तीनों चीजें निकालनी होती है ना, यही सब निकालना रहता है। तो देखो इसका निकालने का एक प्रोसेस है, बताओ भाई समझ में आ रहा है, बोलो। प्रेम बताओ, स्वर ओम बताओ। ये सी है, ये सी है, ये एल है और ये आर है। ठीक है, इन तीनों को मुझे क्या करना है, ये एसी सर्किट आपने दे रखा है वी नॉट साइन ओमेगा टी। बताओ कोई डाउट आ रहा है तो, ये रटने वाला है, मतलब इसमें क्या ही करना, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग का समय है नहीं। तो आपको करंट को, इसको हमेशा रेफरेंस लेना ना, इसको हमेशा आप रेफरेंस लेना, कोई जबरदस्ती नहीं है कि इसको रेफरेंस लेना है, कोई जबरदस्ती नहीं है, बट इसको रेफरेंस लेना तो चीजें आसान हो जाएगी। तो आई को रेफरेंस लेकर के चलो, चीजें आसान हो जाएगी। ये वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर हो गया और ये वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर हो गया। इसको रेफरेंस लेना है ना, हमेशा इसको रेफरेंस लिया करो, आसान होगा चीजें। हम लोग जब आगे इंजीनियरिंग वगैरह भी हम लोग पढ़े हैं, तो उसमें भी हमारा रेफरेंस जो है ना यही होता है, ऑलवेज हम लोग रेफरेंस इसी को लेकर चलते हैं, करंट को। ठीक है, कभी कभी वोल्टेज को भी लिया जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं लिया जाता है। हाँ हाँ, यस यस, यस प्रेम, एलसीआर पे ही हम आ रहे हैं, एलसीआर पे हम आ रहे हैं, चलो। अब देखो, तो इसके अक्रॉस वी नॉट वोल्टेज दे रखे हो, देखो तो मैं अगर कुछ ऐसे कर दूं, मान लो कि इस रजिस्टर के अक्रॉस मैंने वोल्टेज वी आर दे रखा है, इस कैपेसिटर के, इस इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप हुआ वो वीएल हुआ, ध्यान से समझो। और इस कैपेसिटर के थ्रू जो वोल्टेज का ड्रॉप हुआ वो वीसी हुआ। मैं पूछूंगा कि भाई इसके थ्रू नेट ड्रॉप कितना हुआ, वी नेट, नेट वोल्टेज कितना हुआ, तो कितना हो जाएगा भाई बताओ, वी नेट की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी, वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी। हाँ, ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सर, इसी पे हम बात कर रहे हैं। देखो ये होगा क्या, बताना भाई। वीनेट कितना होगा, मान लो कि इसके क्रॉस का वोल्टेज, सपोज करो कि इसके क्रॉस का वोल्टेज मैं दे रखा हूँ, गुड इवनिंग प्रमिला,
ठीक है। देखो प्रमिला, मैं एलसीआर सर्किट बता रहा हूँ ना, ध्यान से देखो, एलसीआर सर्किट बता रहा हूँ। सपोज करो कि आर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है ना वो 10 वोल्ट का है, इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ वो 40 वोल्ट का है, और कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है वो मान लो 70 वोल्ट का है। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इन तीनों के क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो आप क्या करोगे भाई? वी नोट बराबर 10 + 40 + 70, यानी 120 वोल्ट। ठीक है, बताओ, ऐसे करोगे? बोलो भाई, तीनों के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकाल लोगे? हाँ, और लोग बताओ भाई। बताओ प्रेम, बताओ भाई। हाँ, और स्वर बताओ, ऐसे निकालोगे? इजी है। इतना इजी नहीं है नो, इतना इजी नहीं है। ठीक है, ऐसे नहीं निकलता है। ठीक है, ये ऐसे नहीं निकलता है। हाँ प्रमिला, ठीक है, मैं बता रहा हूँ प्रमिला, मैंने बोला कि रजिस्टर के क्रॉस 10 वोल्ट, इंडक्टर के क्रॉस 40 वोल्ट और कैपेसिटर के क्रॉस 70 वोल्ट का ड्रॉप आया हुआ है। सपोज आपने एक एसी वोल्टेज दे रखा है, इंडक्टर, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर आपने दे रखा है। मैंने बोला कि भाई वोल्टेज जो रजिस्टर के क्रॉस जो ड्रॉप आया उसको मैंने बोला कि भाई 10 वोल्ट का आया, इंडक्टर के क्रॉस 40 वोल्ट का ड्रॉप आया और कैपेसिटर के क्रॉस 70 वोल्ट का ड्रॉप आया। तो मैं पूछ रहा हूँ कि भाई इन तीनों के क्रॉस कितना वोल्टेज का ड्रॉप आएगा? ठीक है, तो आप क्या करोगे, तीनों को ऐड कर दोगे, 10 + 40 + 70 बराबर 120 वोल्ट। ठीक है, ये गलत है ना, ऐसे हम लोग ऐड नहीं करते हैं। समझ में आया? ये गलती हमने नहीं करनी है, ठीक है, ये गलती हम नहीं करेंगे। चलो हम इसको कैसे निकालेंगे, अब ये देखो, मतलब ये समझो कि भाई गलती आप लोग कहाँ कर रहे हो, तीनों को ऐड नहीं करते ना, ये तीनों ऐसे ऐड नहीं होता है। तो ये लोग कैसे ऐड होंगे, ये देखो भाई, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें ऐसे ही सवाल आते हैं ना। वोल्टेज और यही निकालना आएगा, यही करना आएगा, देखो यही करना आएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब कुछ समझ में आएगा। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ ठीक है। तो वोल्टेज जो होता है ना, देखो इसको ऐड कैसे करते हैं, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, इन तीनों को ऐड कैसे किया जाता है, ये देखो कैसे किया जाता है। सबसे पहले इन तीनों को हम क्या मानते हैं, एक वेक्टर मानते हैं ना, वेक्टर मानते हैं अपनी सुविधा के लिए। ये तीनों वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, वोल्टेज वेक्टर होता है क्या? वोल्टेज मैंने आपको बताया कि ये एनर्जी का फॉर्म है, ये वेक्टर कैसे हो सकता है, एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी। हम जब एसी सर्किट पढ़ते हैं तो इन तीनों को ऐड करने के लिए इन तीनों को एक वेक्टर मान लेते हैं, वेक्टर तीनों नहीं है। ठीक है, जब वेक्टर मान लोगे तो चीजें आसान हो जाती हैं। चलो मान लो कि वेक्टर है, आर जो था ना वो करंट, मान लो करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रहा है भाई, सपोज करो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो रेसिस्टर में जो करंट फ्लो करता है वो सेम, जो जिसमें जैसे करंट फ्लो करता है वैसे ही रेसिस्टर का वोल्टेज होता है भाई, बताओ। रेसिस्टर का करंट और रेसिस्टर का वोल्टेज सेम फेज में होता है, कोई फेज का चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो दोनों को मैंने सेम फेज में दिखा दिया। अब देखो इंडक्टर का जो वोल्टेज होता है ना वो क्या करता है, लैग करता है, वोल्टेज जो है ना वो लीड करता है। तो इंडक्टर का वोल्टेज क्या आएगा, कुछ इस तरफ आएगा क्या? इंडक्टर का वोल्टेज जो है ना वो कुछ इस तरफ आएगा, और कैपेसिटर का वोल्टेज जो है ना वो कुछ इस तरफ आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कैपेसिटर करंट लीड्स लीड्स द वोल्टेज, कैपेसिटर का जो करंट होगा ना वो लीड करेगा द वोल्टेज। तो ये देखो, तो कैपेसिटर का ये करंट फ्लो कर रहा था इस तरफ से, तो ऑब्वियस है कि ये अगर वोल्टेज अगर कैपेसिटर के क्रॉस रहा होगा, ठीक है, करंट जो फ्लो कर रहा होगा वो क्या है, इससे लीड कर रहा है क्या? हम लोग ऐसे देखते हैं ना, हमेशा ऐसे देखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखा जाता है। अब देखो, तो ये करंट जो है ना, करंट पहले, करंट आगे है, कैपेसिटर का वोल्टेज पीछे है। दूसरा क्या है, फिर देखो तो इंडक्टर का जो करंट होता है, इंडक्टर करंट लैग्स, इंडक्टर का करंट जो है ना वो लैग करेगा, लैग्स द वोल्टेज। ठीक है, तो अगर ये इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज रहा होगा तो करंट को क्या करना चाहिए, लैग करना चाहिए। तो देखो, तो करंट पीछे है, इंडक्टर आगे है। अब हमेशा इसको एंटी क्लॉकवाइज देखा जाता है ना, ऑलवेज इसको एंटी क्लॉकवाइज ही देखा जाता है। एंटी क्लॉकवाइज देखोगे तो पहले कौन है, ये है इंडक्टर का वोल्टेज है, तब करंट है, यानी कि इंडक्टर का वोल्टेज लीड कर रहा है। हाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अ, हाँ ओम, लेकिन ये सिर्फ एसी सर्किट के लिए, ये सिर्फ डीसी सर्किट के लिए है ना ओम, सबके लिए तो नहीं है ना। ये डीसी सर्किट, आप एसी सर्किट का बता रहे हो, डीसी सर्किट का नहीं बता रहे हो, आप एसी का बता रहे हो, नहीं नहीं एसी का बता रहे हो। ये समझो, देखो इसको नहीं समझोगे ना तो फिर दिक्कत होगी भाई, ये आपको समझ में आना चाहिए मैं क्या समझा रहा हूँ। वोल्टेज जो है ना, फिर से समझाता हूँ ना, ये देखो मैंने लिखा कि इंडक्टर का जो करंट है, इंडक्टर करंट लैग्स वोल्टेज।
इंडक्टर का करंट जो है ना वो वोल्टेज से लैग करता है, ठीक है। तो इंडक्टर हमारा रेफरेंस रहा होगा ये, इसको लैग करवाना है वोल्टेज से, इसको मुझे वोल्टेज के पीछे रखना है। तो वोल्टेज को मैं आगे रखता हूं, देखो तो ये वोल्टेज के पीछे हो गया। मेजरमेंट हमेशा ऐसे करना है ना, ऐसे। तो इंडक्टर का करंट पीछे हो गया। इंडक्टर करंट लैग्स वोल्टेज, इंडक्टर का करंट जो है ना वोल्टेज से लैग करता है, पीछे जाता है। उसी तरह से कैपेसिटर का देखो तो, कैपेसिटर करंट जो है ना ये लीड करता है, कैपेसिटर करंट लीड्स द वोल्टेज। कैपेसिटर में करंट आगे होना चाहिए, तो देखो रेफरेंस मेरा ये है ना, मैंने हमेशा बोला कि रेफरेंस किसको रखना है, करंट को रखना है। तो करंट को मुझे लीड करवाना है ना, वोल्टेज से लीड करवाना है, करंट को आगे होना चाहिए, वोल्टेज को पीछे होना चाहिए। तो देखो तो ये करंट है, तो मैं वोल्टेज को पीछे बना रहा हूं। दिस इज वीसी, है ना। बताओ भाई, क्लियर है। इसमें इंडक्टर का जो करंट होता है ना वो लैग करता है वोल्टेज से, इंडक्टर में करंट जो है ना वोल्टेज से पीछे होना चाहिए। तो वोल्टेज मेरा आगे था, इंडक्टर का करंट मेरा पीछे है। कैपेसिटर में जो करंट होता है ना वो आगे होना चाहिए और वोल्टेज पीछे होना चाहिए। तो कैपेसिटर का करंट आगे है, वोल्टेज देखो पीछे है। कैलकुलेशन हम ऐसे करेंगे ना, ऐसे ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज कैलकुलेशन करना होता है, एंटी क्लॉकवाइज। बताओ भाई, ये समझ में आया? किसी को डाउट है तो बोलो, फिर से बताना है, बताओ। बताओ, अभी तक क्लियर है? बोलो भाई, प्रेम स्वर। करंट समझ में आया, कब लीड करेगा, कब लैग करेगा, ठीक है। चलो, अब तीनों का मैं सर्किट बना रहा था तो मैं वही आपको बता रहा था, ठीक है। ठीक है, ये देखो, ये इंडक्टर का करंट है, ये करंट है। तो वोल्टेज, रजिस्टर का जो वोल्टेज होता है वो तो दोनों साथ ही रहता है, रजिस्टर का वोल्टेज और रजिस्टर का करंट दोनों साथ होता है ना, कोई लैगिंग नहीं होती है दोनों में। इंडक्टर का वोल्टेज लीड करेगा, कैपेसिटर का वोल्टेज लैग करेगा, ठीक है। अब मैंने बोला अभी इन्हीं तीनों को आपको ऐड करना है, बस यही काम है। जो आपने V जो आपने निकाल दिया था, VR प्लस VC प्लस VL आपने डायरेक्ट कर दिया था ना, ये गलत मेथड है। ये ऐसे सॉल्व नहीं होता है, ये ऐसे सॉल्व नहीं होता है, ये गलत मेथड है। कैसे सॉल्व करेंगे? अब तीन वेक्टर्स आपको दे रखे हैं, देखो तो तीन वेक्टर दे रखा है। ये VR है, ये VC है, और ये VL है। अब इन तीनों को ऐड करना है, हाँ वेक्टर एडिशन, तीनों को वेक्टोरियली ऐड करना है। तो देखो कैसे ऐड करेंगे। देखो तो ये दोनों, सबसे पहले आपको यहाँ पे अज्यूम कर लो VL इज ग्रेटर देन VC, मान लो कि इंडक्टर का वोल्टेज जो है ना, क्रॉस वोल्टेज जो है ना वो ज्यादा आ रहा था सपोज, तो इसका VC ज्यादा होगा, ठीक है ना। हाँ, तो अगर देखो तो दो वेक्टर्स, देखो ध्यान से, एक वेक्टर VL है और दूसरा वेक्टर VC है, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट, अगर इसको मैं ज्यादा मान रखा हूं तो दोनों का रिजल्टेंट एक तरफ आएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, VL माइनस VC में लिख सकता हूँ। बताओ भाई, लिख सकता हूँ ना VL माइनस VC, कोई डाउट है? तो देखो तो इसी फिगर को मैं और क्या लिख सकता हूँ, ये देखो तो, ये जो फिगर VC था, इस तरफ रेजिस्टेंस वाला वोल्टेज था और इस तरफ इंडक्टर वाला वोल्टेज था। उल्टा लिख दिया, वेट, इस तरफ इंडक्टर वोल्टेज है और इस तरफ ये कैपेसिटर वोल्टेज है। मैंने क्या किया, मैंने मान लिया VL इज ग्रेटर देन VC। तो अब मेरे पास नया जो आएगा ना वो कुछ ऐसा आ जाएगा, VL माइनस VC और ये रजिस्टर VR। अभी भी ये दोनों वेक्टर दिख रहे हैं ना, अभी भी ये दोनों वेक्टर ही होते हैं ना, अभी भी ये दोनों वेक्टर है 90 डिग्री पे। तो दो वेक्टर जब 90 पे होता है तो आप कैसे ऐड करते हो, ठीक है। VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, ऐसे ऐड करेंगे, ठीक है। समझ में आया? अब चलो अपने प्रॉब्लम पे चलते हैं, अब अपने प्रॉब्लम पे चलते हैं। देखो तो अपना प्रॉब्लम क्या था, मैंने बोला था कि रेसिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो था ना वो 10 वोल्ट का था, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो था वो 40 वोल्ट का था, और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप जो था ना वो 70 वोल्ट का था। मैं पूछ रहा हूँ कि इसके अक्रॉस मुझे वोल्टेज बताओ भाई, कितना वोल्टेज का ड्रॉप हुआ होगा, चलो बताओ। बताओ भाई, वोल्टेज ड्रॉप कितना का आया होगा तीनों के अक्रॉस नेट वोल्टेज कितना आया होगा तीनों के अक्रॉस, ठीक है। चलो निकालो वोल्टेज वी नेट। वी नेट का फॉर्मूला है वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस 40 माइनस 70 कर दो, 40 माइनस 70 का होल स्क्वायर, ये आएगा 10 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया 10 दहाई के 100 और 3 3 जा 900, ठीक है। ये आ गया अंडर रूट 1000। तो ये बेसिकली 10√10 वोल्ट आया। दिस इज द आंसर। जबकि वहां आंसर 120 वोल्ट आ रहा था, क्या वहां पे आंसर 120 वोल्ट आ रहा था, जो कि गलत है। डायरेक्ट आपने ऐड कर दिया था तीनों को, 120 वोल्ट आया था, वो गलत था।
आंसर 10√10 वोल्ट आएगा। बताओ ऐड करना आया सबको? 3 वोल्टेज ऐड कर लोगे रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर के क्रॉस? बताओ भाई, सभी ऐड कर लोगे, है ना? और लोग बताओ भाई। ठीक है, तो इस तरह से ऐड करते हैं, तो ये गलती नहीं करना है ना? जब भी एसी आएगा, कैपेसिटर और इंडक्टर आएगा, कुछ भी आएगा ना, तो इसको हम लोग वेक्टोरियली ऐड करते हैं, ऑलवेज ऑलवेज हम वेक्टोरियली ऐड करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। इसके बाद एक और फेज एंगल भी हम निकालते हैं ना। हम फेज एंगल कैसे निकालते हैं ये देख लो, फेज एंगल एक बार देख लो कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो देखो तो इस तरफ जो होता है हमारा रजिस्टर होता है, ठीक है, और ये जो होता है ना वो एक्सएल माइनस एक्सी है, एक्सएल माइनस एक्सी होता है, और ये जो होता है ये हमारा जेड होता है, जेड बराबर इम्पिडेंस वीएल। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं तमन्ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ देखो तो वीएल ग्रेटर देन वीसी है क्या? यहाँ पे वीएल इज लेस देन वीसी है, देखो देखो, यहाँ पे वीएल इज लेस देन वीसी है, यहाँ वीसी ज्यादा बड़ा है। ठीक है, बट जो भी हो, चलो ठीक है, मान लो कि वीएल, मान लो यहाँ से अगर एक डाउट आ रहा है, सपोज ये मेरा वीआर था, ये मेरा वीएल है, और ये मेरा वीसी है। ठीक है, मान लो कि वीसी इज ग्रेटर देन वीएल है, सपोज करो कि वीसी इज ग्रेटर देन वीएल, मान लो, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? अब नीचे की तरफ हो जाएगा ना, दैट इज वीसी माइनस वीएल, और ये है वीआर। लेकिन अगेन जब इसका रिजल्टेंट निकालने जाओगे, वी रिजल्टेंट वी रिजल्टेंट निकालने जाओगे तो सेम फॉर्मूला ही आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा, वी आर स्क्वायर प्लस वीसी माइनस वीएल का स्क्वायर। देखो तो सेम फॉर्मूला है क्या? यहाँ पे वीसी माइनस वीएल है और यहाँ पे वीएल माइनस वीसी है। अब मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों सेम है। हाँ, एजम्पशन है बिल्कुल, हाँ, ये दोनों अगर सेम है यानी कि वीसी माइनस वीएल का होल स्क्वायर लिख लो, या फिर वीएल माइनस वीसी का होल स्क्वायर लिख लो, क्या फर्क पड़ता है? स्क्वायर है ना, ये तो स्क्वायर है, तो अंदर में ए माइनस बी का स्क्वायर करो या फिर बी माइनस ए का स्क्वायर करो, क्या फर्क पड़ता है? बताओ भाई, कोई फर्क पड़ेगा क्या? ए माइनस बी या बी माइनस ए कर दूंगा तो कोई फर्क पड़ने जा रहा है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, स्क्वायर ही होने वाला है। जब स्क्वायर होने वाला है तो फिर सोचना ही क्या है, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो बड़ा हो। ठीक है तमन्ना, समझ में आया आपको? बताओ भाई, और किसी को डाउट आ रहा है तो पूछो, और कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है ना? तो या तो वीसी बड़ा हो जाए या वीएल बड़ा हो जाए, अल्टीमेटली इसको स्क्वायर ही करना है। ठीक है, अल्टीमेटली इसको आपको स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर के अंदर वीएल बड़ा हो जाए या फिर स्क्वायर के अंदर वीसी बड़ा हो जाए, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलो अब आता है, मैं आपको पावर फैक्टर बता रहा था, गुड, ठीक है, मैं आपको पावर फैक्टर बता रहा था ना, आ जाओ, पावर फैक्टर मैं निकालना बता रहा था। तो पावर फैक्टर के लिए कैसे निकालना होता है, देखो भाई, ये आपका आर होता है ना, ये पावर ट्रायंगल, इसको पावर ट्रायंगल बोलते हैं ना, इसको पावर ट्रायंगल बोलते हैं। इसी के हेल्प से आपको निकालना है, ये एक्स, ये आर है, ठीक है, ये एक्स एल माइनस एक्स सी होगा, या फिर एक्स सी माइनस एक्स एल, जो भी करना होगा कर लेना। और ये जो एंगल होगा ना, ये जो होता है ना, ये जेड होता है, दिस इज द इम्पिडेंस, ये हमारा इम्पिडेंस होता है। ठीक है, और ये एंगल फाइव होता है। इम्पिडेंस कैसे आया भाई? ये इम्पिडेंस कैसे आया देख लो एक बार फिर से, देखो, ये आपका रजिस्टर था, ये आपका इंडक्टर था, और ये आपका कैपेसिटर था, और इसको आपने सप्लाई दे रखा था। ठीक है, ये आर है, ये एल है, और ये सी है। ठीक है, सी है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस सी है ना, ये रिएक्टेंस कितना प्रोवाइड करता है, ये कैपेसिटर रेजिस्टेंस कितना प्रोवाइड करता है, एक्स सी। ये इंडक्टर एल है, ये रेजिस्टेंस कितना प्रोवाइड करेगा, एक्स एल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, और ये आर तो आर है ही। मैं बोलूंगा इन तीनों का सम करो, तो फिर सिंपली सम नहीं कर देना ना, आर प्लस एक्स एल प्लस एक्स सी, ये टोटल रेजिस्टेंस, दिस इज अ टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, अगेन ये गलत है ना, अगेन ये गलत है। ठीक है, ये आपको नहीं करना है ना, ये रॉन्ग है। जैसे मैंने आपको बताया, V इज नॉट इक्वल टू वी एल प्लस वी सी प्लस वी आर, ये बराबर नहीं होता है ना, इसको हम लोग वेक्टोरियल ऐड करते हैं। तो इम्पिडेंसेस जो रिएक्टेंसेस है ना, इन तीनों को भी हम कैसे ऐड करेंगे? वेक्टोरियली ही ऐड करेंगे। हाँ आया हुआ है, हाँ आया हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल आया हुआ है ओम, मैं अभी दिखाऊंगा आपको, वीनिट पे आया हुआ है। ठीक है, तो अगेन हम लोग रेजिस्टेंस ऐड नहीं करेंगे ना, मैं बोल रहा हूँ कि इसका वैल्यू 10 ओम है, इसकी एक्सएल की वैल्यू 40 ओम है, और एक्ससी की वैल्यू 70 ओम है। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट ऐड नहीं करोगे ना, फिर डायरेक्ट ऐड नहीं करोगे, फिर कैसे ऐड करोगे? अगेन वही ऐड करना है ना, जेड, जेड इज द इम्पीडेंस, इसको मैं क्या बोलता हूँ? इम्पीडेंस बोलता हूँ। इसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस
एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। सेम जैसे आपने वी लिखा था ना, वी वी अक्रॉस आर का स्क्वायर प्लस वी अक्रॉस एल के एल माइनस वी अक्रॉस सी का होल स्क्वायर, उसी तरह से इसको भी ऐड करता है। ठीक है भाई, फिर से ऐड करना सीखे, ये ऐड हो जाएगा, तीन रेजिस्टेंसेस ऐड कर लोगे ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। चलो आ जाओ, क्वेश्चन आ गया, देखो ओम, ये 2021 पिछले साल का सवाल है ना, देखो पिछले साल का सवाल है। ये देखो 40 दे रखा है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर दे रखा है 40, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर दे रखा है 10 और वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर दे रखा है 40। ठीक है। हाँ इम्पीडेंस आपसे जेड पूछा जा रहा है ना, जेड टोटल, जेड इम्पीडेंस, दिस इज इम्पीडेंस। ठीक है, तो देखो तो एक एक बार पहले मेरा एक सर्किट देख लो प्लीज, एक बार मेरा देखो। ये देखो, ये एक रेसिस्टर है, ये कैपेसिटर है और ये इंडक्टर है ना। ठीक है, इसको आपको क्या बनाना है, एक सिंपल सर्किट इसको कन्वर्ट कर देना ना, सिंपल सिंपल सर्किट में इसको आपको कन्वर्ट करना है। दिस इज द जेड इम्पिडेंस, इन तीनों का सम क्या होगा, इम्पिडेंस जेड। यहां से कोई करंट फ्लो करेगा आई, यहां से कोई पोटेंशियल आएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, और ये जेड आपसे जेड पूछा जा रहा है, जेड इक्वल्स टू व्हाट, तो इस सर्किट का अगर मैं करंट पूछूंगा तो आप क्या बताओगे भाई, करंट बराबर वी नॉट बाई जेड। करंट मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है ना, मैंने आपको बताया दिस इज एम्पलीट्यूड, ये मैक्सिमम करंट होता है, मैक्सिमम वोल्टेज होता है। तो मैक्सिमम वोल्टेज बाई इंपिडेंस करोगे तो मैक्सिमम करंट मिलेगा। एक और टर्म आपने पढ़ा होगा आरएमएस। ठीक है, तो आई अगर आरएमएस आपको चाहिए तो वोल्टेज का आपको आरएमएस वैल्यू लेना पड़ेगा डिवाइडेड बाई जेड। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखना, बस इस पे सवाल बन जाएगा, आ जाओ। ठीक है, तो ये जो सर्किट आपको दे रखा है, फिलहाल ये सर्किट दे रखा है, इस सर्किट को इस तरह कन्वर्ट करना है, आई निकालना है, वी बाई जेड कर देना है। चलो तो टोटल वी निकालो, तो वी नेट कितना आ रहा है ये बताओ, वी नेट कितना आया बताओ मुझे, सभी निकालो भाई, वी नेट कितना आया बताओ, वी नेट बताओ, वी नेट का हो जाएगा वी अक्रॉस रेसिस्टर का स्क्वायर 10 वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो ये 10 आ रहा है क्या, सबका आ रहा है क्या 10, बताओ भाई, वी नेट सबका 10 आ रहा है, 10 नहीं आ रहा है, 10 आएगा, ठीक तो कर रहे हो यार। ये हो गया 30, थ्री थ्री जा 90, 900 और ये फोर फोर जा 16। चलो नहीं 10 तो नहीं आ रहा है, ये 50 आ रहा है, 50 आएगा, 10 नहीं आएगा, 50 आएगा। देखो तो भाई 50 आ रहा है, 50 वोल्ट आ रहा है वीनेट। हाँ 50 आएगा, राइट 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 राइट, चलो 50 आएगा, ठीक है। ये मेरा वीनेट आ गया क्या, चलो वीनेट आ गया। अब वीनेट आ गया, मेरा सर्किट बना लेते हैं, फिर से एक बार सर्किट बना लेते हैं ना, ये इसमें कुछ जेड रहा होगा। ठीक है, ये कुछ जेड है ना, इम्पीडेंस टोटल, तीनों रेजिस्टेंसेस का सम दैट इज इम्पीडेंस। और यहाँ पे एक वोल्टेज दे रखा है। ठीक है, वोल्टेज का वैल्यू देखो तो कितना दे रखा है, द एम्पलीट्यूड, ये देखो तो वर्ड देखो तो यहाँ पे वर्ड को पकड़ो पकड़ो भाई, ये एम्पलीट्यूड का बात कर रहा है क्या, एम्पलीट्यूड का बात कर रहा है ना। द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू एलसीआर सर्किट इज 10√2। ये एम्पलीट्यूड का बात कर रहा है, यानी कि इसने क्या किया, इस सर्किट का मैक्सिमम करंट आपको दे रखा है आई नॉट, विच इज इक्वल्स टू 10√2, 10√2। ठीक है, अभी जो आपने जो v निकाले हो ना, ये जो v दिया होगा ना, ये जो v दिया रहता है, ये v कितना है भाई, व्हाट इज v, ये जो v आपका 10 वोल्ट 40 वोल्ट 40 वोल्ट दिया रहता है ना, ये सब आरएमएस वैल्यू दिया रहता है ना। तो अभी जो आप निकाल के ला रहे हो ना, ये आरएमएस वैल्यू आपने निकाला है, v का आरएमएस वैल्यू आप निकाले हो 50। ठीक है, चलो। हाँ हाँ, एक मिनट फिर से मैं बता रहा हूँ, देखो आई जो होता है ना, आई का जो वैल्यू होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें आई नॉट जो होता है ना, इसी को हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू। यही मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। जब एसी से डील करते हैं ना, तो हम लोग आई का मैक्सिमम वैल्यू नहीं लेते हैं, आई का हम लोग आरएमएस वैल्यू कंसीडर करते हैं, ऑलवेज हमेशा आई का आरएमएस वैल्यू कंसीडर करते हैं। आई आरएमएस की वैल्यू जो होती है वो I0/√2 होती है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। उसी तरह से वी पे भी आ जाओ, वी का जो फॉर्मूला होता है वो वी नॉट साइन ओमेगा टी अगर दे रहा है, तो इसका मतलब है कि ये वी नॉट जो है ना, ये एम्पलीट्यूड दे रखा है, एम्पलीट्यूड।
ठीक है, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज दे रखा है। ठीक है, अगेन हम आरएमएस से डील कर रहे होते हैं ना, तो वी आरएमएस जो हो जाएगा, वी आरएमएस की वैल्यू जो है ना वो वी नॉट मैक्सिमम, मैक्सिमम का √2, ये होता है वी आरएमएस। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखना है। ये जो 10 और ये जो 10 40 और 40 दे रखा है ना, ये तीनों आरएमएस वैल्यू दे रखा है। तो तीनों का जो आपने रिजल्टेंट निकाला है ना, ये जो वी नेट निकाला है ना, ये भी वी आरएमएस ही दे रखा है, ये भी वी आरएमएस आप निकाल के लाए हो ना। तो ये सब चीजें आपको समझ में आनी चाहिए भाई। जनरली जो है ना वो आरएमएस वैल्यू दिया जाता है, अगर आपको कुछ नहीं बोल रहा है ना तो आरएमएस वैल्यू ही दे रखा है। ये देखो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एल सी एंड आर आज 40 10 एंड 40, तो ये तीनों वैल्यू जो है ना वो आरएमएस वैल्यू है, ये आपको मान के चलना है। अगर नहीं बोल रखा है तो आपको आरएमएस ही लेकर के चलना है। ये मैं आगे दिखाऊंगा, अभी मैं और आगे दिखाऊंगा। अगर कुछ भी नहीं दिया है तो आपको आरएमएस मान के चलना है ना, आरएमएस मान के चलना है। ठीक है, अगर कुछ नहीं दिया है तो आ जाओ, आपने वी निकाल लिया ना। ठीक है, आपने वी आरएमएस निकाल लिया 50 वोल्ट, आपका करंट मैक्सिमम दे रखा है, करंट की जो वैल्यू दे रखी है ना वो मैक्सिमम दे रखी है। ठीक है, करंट की वैल्यू आपकी मैक्सिमम दे रखी है, आपसे जेड पूछ रहा है। तो जेड का दो फॉर्मूला है ना, जेड का दो फॉर्मूला है, जेड बराबर वी बराबर आई आर होता है ना, वी बराबर आई आर, तो आर बराबर वी बाई आई। तो ये दो फॉर्मूला, इसी को आप लिख सकते हो मैक्सिमम वोल्टेज बाई मैक्सिमम करंट इक्वल टू आरएमएस वोल्टेज बाई आरएमएस करंट। तो यहाँ पे करंट जो दे रखा है वो मैक्सिमम दे रखा है, और वोल्टेज जो आप निकाल के ला रहे हो ना वो आरएमएस निकाल के लाए हो। जो वोल्टेज आपने निकाल के लाया है, यहाँ जो करंट दे रखा है वो मैक्सिमम दिया हुआ था 10√2, जो वोल्टेज आप निकाल के ला रहे हो वो आरएमएस आपने निकाला है 50 वोल्ट। जो जेड का फॉर्मूला होता है वो उसके लिए या तो आपको वी आर एम एस बाई आई आर एम एस चाहिए, और या तो फिर वी का मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाई आई का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो या तो आरएमएस, इस आरएमएस को मैक्सिमम में कन्वर्ट कर दो और फिर डिवाइड कर दो, या तो इस मैक्सिमम को आरएमएस कन्वर्ट कर दो तब डिवाइड कर दो, दोनों मेथड से आपका आंसर सेम आएगा। तो चलो वी नोट को मैं मैक्सिमम में कन्वर्ट कर देता हूँ ना, तो 50 वोल्ट था आरएमएस, 50 वोल्ट में मैंने √2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मैक्सिमम, और आई नोट की वैल्यू थी 10√2, इसका आंसर आ गया 50/10, 5 एम्पियर। बताओ भाई समझ में आया सबको या नहीं आया, बोलो। मैंने क्या बताया, जो जेट का जो फॉर्मूला होता है ना, ये दोनों फॉर्मूला है ना, ये दोनों, या तो वोल्टेज जब आप मैक्सिमम लोगे तो करंट भी आपको मैक्सिमम लेना पड़ेगा, वोल्टेज अगर आप आरएमएस लोगे तो करंट को भी आपको आरएमएस लेना पड़ेगा। क्वेश्चन जो दे रहा है वो मैक्सिमम दे दिया, आप जो निकाल के लाए वो आरएमएस निकाल के लाए हो। तो या तो आप इस आरएमएस को इसके मैक्सिमम में कन्वर्ट कर दो, या तो जो क्वेश्चन दे रखा था मैक्सिमम उसको आप आरएमएस में कन्वर्ट कर लो, दोनों से आंसर सेम आएगा, करके देख लेना। हाँ ठीक है, गुड, चलो आ जाओ। ठीक है, देखे ओम, देखे यही सवाल था ना, बिल्कुल यही सवाल था। अगर तुमने ऐड वी नेट करना नहीं सीखा, मैंने क्या किया है मैंने वी वी नॉट है ना, वी नॉट, मैंने वी नॉट निकाला है, मैंने वी नॉट निकाला हुआ है। तो वी नॉट वी आर एम एस बराबर मैक्सिमम बाई √2, दिस इंप्लाइज मैक्सिमम बराबर √2 टाइम्स वी आर एम एस, √2 टाइम्स इंटू 50, ये मैंने किया है। ठीक है, मैंने वी नॉट बाई ये वाला फॉर्मूला, मैंने जो यूज किया है ये मेरा फॉर्मूला ना, मैंने इस फॉर्मूले से आंसर लाया, उससे भी आंसर वही आएगा यार, अलग नहीं आएगा, सेम आएगा। √2 कैंसिल होना ही है, चाहे इससे कर लो चाहे इससे कर लो, √2 तो कैंसिल ही होना है, ये वाला √2 जो है ना इसको कैंसिल होना ही है। आ जाओ अगले सवाल पे आते हैं। हाँ जी, इस पे आते हैं ना, रेजोनेंस का सवाल है, इसको थोड़ी देर बात करते हैं, पहले कुछ हल्के सवाल कर लेते हैं। हाँ इसको भी बाद में करते हैं यार। हाँ जी चलिए, देखिए 2020 का सवाल देखो तो कितना हल्का सवाल है, मतलब तुम लोग को तो बनाना नहीं चाहिए। देखो कैपेसिटर है, ठीक है, ये देखो ये 200 वोल्ट दे रखा है ना, देखो ध्यान से देखो, तो ये जो 200 वोल्ट दे रखा है ना, इसके आगे कुछ भी नहीं बोला है ना, तो ये आपको मान के चलना है कि ये वैल्यू आरएमएस वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू वो बताएगा। आरएमएस आपको अंडरस्टूड है, अगर कुछ नहीं दे रखा है तो अंडरस्टूड क्या होता है, आरएमएस अंडरस्टूड होता है। तो वी आरएमएस बराबर 200 वोल्ट, ये अंडरस्टूड है। मैक्सिमम अगर इसको देना होगा ना तो ये मैक्सिमम बोल के देगा, अगर नहीं दे रखा है तो आरएमएस लेके चलोगे आप। इसकी वैल्यू दे रखी है 40 माइक्रोफराड। चलो यहाँ पे जो सोर्स दे रखा है, सोर्स दे रखा है 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज।
द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, करंट का वैल्यू बताओ भाई, इसमें करंट कितना फ्लो करेगा? करंट बराबर वी बाई एक्स सी कर दूं क्या? क्योंकि ये सिर्फ कैपेसिटर है ना, ये प्योरली कैपेसिटिव सर्किट आपको दिख रहा है क्या? प्योरली कैपेसिटिव सर्किट दिख रहा है क्या? प्योरली कैपेसिटिव, ठीक है। प्योरली कैपेसिटिव का मतलब क्या हो जाएगा? वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है? रिएक्टेंस, वोल्टेज रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। चलो V की वैल्यू दे रखी है 200, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू मैंने आपको बताया था XC बराबर होता है 1/ω/C, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है ω/L, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। चलो तो XC की जगह मैं क्या लिखूंगा? 1/ω/C, तो ω/C ऊपर चला आएगा ना, 200 इंटू ω/C। चलो अब आप वापस आते हैं और इस पे आगे बढ़ते हैं ना, आगे यहां से आगे बढ़ते हैं। I बराबर 200 ω/C, 200 की वैल्यू कितनी होती है भाई? 2πf होता है क्या? 2π इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू कैपेसिटिव कैपेसिटेंस। चलो आई की वैल्यू देखो तो कितनी आ गई? 200 इंटू 2π इंटू फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दे रखा है ना, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दे रखा है ना, 50 हर्ट्ज इंटू कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की वैल्यू दे रखी है 40 इंटू 10⁻⁻⁶, दिस इज एम्पियर, ये एम्पियर में करंट आया। बताओ भाई, सबको आ रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बताओ। कुछ नहीं किया है मैंने, मैंने कुछ नहीं किया है। अगर एक रेसिस्टर होता, अगर एक रेजिस्टेंस दिया रहता और एक करंट दिया रहता, वोल्टेज दिया रहता, रेजिस्टेंस दिया रहता, तो आप क्या करते? करंट आप कैसे निकालते भाई? आई बराबर V/R करते हैं। अब अगर मैंने एक कैपेसिटर दे दिया, अगर मैंने एक कैपेसिटर दे रखा है, ठीक है, अगर मैंने, हाँ वही मैं कर रहा हूँ, तो मैं वही कर रहा हूँ, देखो वही कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है ना, प्योरली कैपेसिटिव, ये प्योरली रेसिस्टिव सर्किट है, ये प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है। तो ये कैपेसिटर जो है ना, रेजिस्टेंस का काम करता है। ये जो कैपेसिटर है ना, वो एक रेजिस्टेंस की तरह ही काम करता है। लेकिन ये रेजिस्टेंस आखिर होता कितना है? तो ये जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है उसको हम लोग XC बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और इसकी वैल्यू जो होती है ना, वो 1/ω/C होती है, ठीक है। ये रेसिस्टेंस जो होता है, इसमें R का वैल्यू समथिंग ओम में रहेगा, 5 ओम 10 ओम, तो XC का वैल्यू भी कुछ ओम है ना, इतना ओम होता है, 1/ω/C इसकी वैल्यू आती है। इतना अमाउंट का रेजिस्टेंस ये कैपेसिटर प्रोवाइड करता है इस सर्किट को, इतना अमाउंट का रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो आपको रेजिस्टेंस मिल गया, अब करंट निकाल लो। जैसे इसमें करंट निकाले हो वैसे इसमें करंट निकालो। कैसे निकालेंगे भाई? आई बराबर वोल्टेज बाई कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू पुट करोगे 1/ω/C, ये ω/C ऊपर चलाएगा, आई बराबर V इंटू ω/C, बस आंसर आ गया। सबका वैल्यू दे रखा है, वैल्यू पुट करो। करंट आई बराबर V, वोल्टेज, ओमेगा का वैल्यू 2πf होता है ना, 2πf इंटू C, दिस इज योर आंसर। वैल्यू पुट करो और आंसर लेकर के आओ। यस, V कैपेसिटिव, V बाई यस यस, V बाई कैपेसिटिव रिएक्टेंस, V बाई कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। वैसे ही V बाई रेजिस्टेंस, वैसे ही लिख सकते हो V बाई, अगर इंडक्टर वाला केस रहेगा तो V बराबर इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तीन सर्किट आपके पास रहेंगे, देखो फिर से देखो किसी का छूट गया है ऑप्शन। देखो भाई ऑप्शन बताओ, बताओ स्वर। अगर कोई स्टार्ट से ज्वाइन नहीं किया तो मैं एक बार फिर से ब्रीफ कर रहा हूँ, देखो कैसे होता है। तीन सर्किट आपके पास रहेंगे ना, इंडक्टिव सर्किट रहेगा बी, ओके प्रेम। सी, स्वर का आंसर सही है। अगर ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, ठीक है, और ये इंडक्टर है ना, और ये रेसिस्टर है, ठीक है। तो तीनों केस में करंट, अगर ये आर दे रखा है, ये इसके क्रॉस सी दे रखा है, इसके क्रॉस एल दे रखा है, इसका कुछ वोल्टेज होगा और कुछ फ्रीक्वेंसी होगा ना, इसके पास कुछ वोल्टेज साइनसॉइडल फ्रीक्वेंसी होगा, कुछ कुछ वोल्टेज और कोई फ्रीक्वेंसी दे रखा होगा, कोई वोल्टेज और कोई फ्रीक्वेंसी दे रखा होगा। तो ये जो रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है ना, इसका रेसिस्टेंस जो होता है ना, वो फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट होता है। इसके रेसिस्टेंस में फ्रीक्वेंसी का कोई टर्म नहीं आता है। ये जो रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है ना, ये जो कैपेसिटर जो एक रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, इसमें फ्रीक्वेंसी का एक टर्म आता है। तो इसका रिएक्टेंस, इसको रेसिस्टेंस को हम लोग रिएक्टेंस बोलते हैं, दिस इज इक्वल्स टू
एक्स सी, एक्सी से इंडिकेट किया जाता है, और एक्स सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी, और ओमेगा का वैल्यू सबको पता है 1/2 पाई एफ इंटू सी। 0.8 पाई आ रहा है, हाँ ओम, 0.8 पाई 8 24। अच्छा, बी आंसर आ रहा है क्या? सबका बी आ रहा है? एक बार और चेक करो, बी आ रहा है क्या? मैं श्योर नहीं हूँ, बी या सी में से ही कोई एक है। देखो तो भाई, फिर से चेक करो, मुझे याद नहीं है। ओके प्रेम, ठीक है, फिर स्वर का ही गलती है, फिर स्वर आप चेक करो। स्वर, आप स्वर स्वर नहीं गलती किया है कहीं। बी, बी आंसर होगा इसका। ठीक है, चलो एक बार और मैं इसको बता रहा था, इस सर्किट को बता रहा था। तो ये जो कैपेसिटर है ना, वो एक रेजिस्टेंस का काम करता है। ये जो इंडक्टर है ना, ये भी एक रेजिस्टेंस का काम करता है। तो ये कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है भाई सर्किट को? ये जो रिएक्टेंस प्रोवाइड करता है सर्किट को, उसको हम लोग एक्सएल से इंडिकेट करते हैं, एंड दिस एक्सएल बराबर ओमेगा एल। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं ना। इसका आंसर भी हो, और किसी को डाउट है तो बोलो, अगर कुछ डाउट आ रहा है तो बताओ। आसान सवाल है, फॉर्मूला पुटिंग, ये एकदम 2 साल पहले का देखो, फॉर्मूला पुटिंग सवाल। कुछ भी नहीं किया है मैंने, बस फॉर्मूला पुट किया हुआ है अभी। तो यही सब, यही 3 4 फॉर्मूले ही हैं, और कुछ नहीं है इसमें। देखो सारे सवाल मैं अभी आपको दिखाऊंगा कितना हल्का हल्का सवाल आता है। इसको छोड़ो। ये देखो, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सवाल जो है वो इसी चैप्टर में डाल दिया गया था। ओम, आंसर बी आ रहा है ओम, बी, बी आएगा। 2.5। हम्म हम्म ठीक है ओम, 2.5 आएगा। देखो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सवाल है। इसका फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट बराबर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड। ये फॉर्मूला होता है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ से पी का आपसे पूछ रहा है, तो बी नॉट का वैल्यू आप निकाल लेना। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला याद रखो ये वाला। हाँ जी, चलिए, ये सवाल कोई बता सकता है क्या? बताओ, इस सवाल को बताओ, मैं अभी समझा चुका हूँ, इस सवाल को मैंने अभी समझा दिया है। ठीक है, इसमें कैपेसिटर पूछ रहा है कि वोल्टेज से लीड करेगा या लैग करेगा, बस यही पूछ रहा है, लीडिंग या लैगिंग का सवाल है। ठीक है, तो देखो तो, मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटर में जो है ना, करंट 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 हमेशा करंट लीड करता है। करंट लीड्स फॉर कैपेसिटर। कैपेसिटर में करंट जो है ना वो लीड करता है ना, आई लीड करता है। और करंट लैग्स फॉर इंडक्टर। इंडक्टर में ये लैग करेगा ना करंट। चलो सर्किट बनाओ तो जरा। रेफरेंस हमेशा करंट को लेना है ना, रेफरेंस करंट को लेना है। चलो, कैपेसिटिव वोल्टेज ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा भाई बताओ तो? कैपेसिटिव वोल्टेज में करंट को लीड करना है, यानी कैपेसिटर का वोल्टेज जो है ना वो पीछे जाएगा। हाँ, तो दिस इज अ कैपेसिटर वोल्टेज। इंडक्टर के केस में करंट जो है ना वो लैग करता है, करंट आगे रहेगा, करंट पीछे रहेगा, सॉरी, करंट लैग करेगा। हाँ, तो वोल्टेज को लीड करना पड़ेगा। तो देखो, वोल्टेज लीड कर रहा है ना, हमेशा हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज। हम्म एंटी क्लॉकवाइज हम चलेंगे। चलो भाई, इसका आंसर बताओ जल्दी, इसका आंसर बताओ, कोई बताओ, कोई नहीं बता रहा है। आंसर बताओ भाई। वोल्टेज आपका दे दिया गया है, और कैपेसिटर है ना, वोल्टेज आपका दे रखा है। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है। वी नॉट साइन ओमेगा टी। करंट कैसे बिहेव करेगा? करंट लीड तो करेगा, करंट लीड करेगा π/2। करंट आई टी लीड, करंट लीड करेगा यार। करंट तो लीड करेगा। अच्छा हाँ, चलो भाई, ये आंसर ए होगा ना, इसका आंसर ए होगा। कैपेसिटर और इंडक्टर कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं करता है। आप लोग को ये भी नहीं पता होगा तो मैं बता दे रहा हूँ। कैपेसिटर और इंडक्टर कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं करता है। हाफ सर्कल में होता क्या है, हाफ सर्कल में, हाफ सर्कल में ये एनर्जी लेता है, एनर्जी टेक्स। और बाकी के आधे सर्कल में, जैसे कि ये जो ग्राफ बनता है ना, ये देखो, ये जो ग्राफ बनता है ना, ये ग्राफ,
तो होता क्या है ना, इस आधे सर्कल में जो भी एनर्जी इंडक्टर या कैपेसिटर ले रहा होता है ना, वो उस एनर्जी को आधे सर्कल में ये वापस कर देता है। तो कैपेसिटर और इंडक्टर जो होता है ना, वो कोई करंट कोई एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करता, एनर्जी सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टर एब्जॉर्ब करता है। रेसिस्टर, ओनली रेसिस्टर ही एनर्जी खाता है। ठीक है, जो बल्ब जो आप लगाते हो ना, जो बल्ब लगाते हो फिलामेंट वाला जो बल्ब आया करता था पहले, अब तो आना ही बंद हो गया है, उस बल्ब में जो फिलामेंट लगा होता था वो हीट प्रोड्यूस करता था। इंडक्टर नहीं है ना, वो इंडक्टर कभी हीट वीट प्रोड्यूस नहीं करता, इंडक्टर कोई एनर्जी नहीं खाता है, कैपेसिटर कोई एनर्जी नहीं खाता है। एनर्जी जो भी खाता है ना, वो रसिस्टर खाता है। ठीक है भाई, तो इसका आंसर ए होगा। इसका आंसर ए होगा। ओवर अ फुल्ली, एक फुल साइकिल में ना कैपेसिटर कोई एनर्जी कंज्यूम करता है ना इंडक्टर कोई एनर्जी कंज्यूम करता है। होता क्या है कि एक सर्कल में कैपेसिटर एनर्जी लेता है, अगले सर्कल में ना वो वापस कर देता है। यही होता है, कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों एक सर्कल में, हाफ सर्कल में वो एनर्जी खाता है और अगले हाफ सर्कल में वो एनर्जी को वापस कर देता है। वो एनर्जी कंज्यूम नहीं करता है। एनर्जी कंज्यूम नहीं करता है ना कैपेसिटर ना इंडक्टर। रसिस्टर, ओनली रसिस्टर कंज्यूम्स एनर्जी, बाकी कैपेसिटर इंडक्टर एनर्जी एनर्जी कंज्यूम नहीं करता है। चलो पावर लॉस निकालना है। पावर लॉस कैसे निकालोगे भाई, इंडक्टर कैपेसिटर और वोल्टेज सब कुछ जाएगा। देखो इसका मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, इसको आपको करना है ना, घर पे जाकर के इसको करना, बहुत लंबा ये हो जाएगा। ये कैपेसिटर और ये इंडक्टर, ठीक है। चलो, ये आपका सप्लाई। ठीक है भाई, सप्लाई कितना दे रखा है, V बराबर 10 साइन ओमेगा टी। देखो ध्यान से देखो, इसको इसका प्रोसेस समझो क्या है, इंपॉर्टेंट है ये प्रोसेस। देखो कैसे निकालते हैं, आपको पावर निकालना है ना। पावर कौन कंज्यूम करता है, रेसिस्टर ना। पावर कौन कंज्यूम करेगा, रेसिस्टर। बाकी दोनों पावर जीरो कंज्यूम करता है ना, ये दोनों का पावर जीरो होता है। पावर सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टर कंज्यूम करता है। तो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा आई स्क्वायर, और आरएमएस हम लोग आरएमएस में डील करते हैं ना, आरएमएस इंटू आर, ये फॉर्मूला हुआ। ठीक है, सवाल ये उठता है कि आई आरएमएस आप कैसे निकालोगे। ठीक है, तो आई आरएमएस कैसे निकालोगे ये भी देख लो। आई आरएमएस, इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज आई आरएमएस। चलो वी का जो फॉर्मेट है, वी मैक्सिमम दैट इज वी नॉट की वैल्यू 10 दे रखा है क्या, सबको 10 दिख रहा होगा। वी ये मैक्सिमम वैल्यू होता है ना। मैं अगर आपसे आरएमएस पूछूं तो आरएमएस की वैल्यू हो जाएगी 10/√2। ठीक है, तो आई आरएमएस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी आरएमएस ओवर जेड। जेड इज द इम्पिडेंस। ठीक है, वी आरएमएस मैंने आपको बता दिया कैसे निकालोगे। जेड, सवाल ये उठता है कि अब ये जेड कैसे निकालोगे। ठीक है, तो जेड कैसे निकालोगे भाई, तो जेड का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, स्क्वायर रूट ऑफ, ये बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे सवाल, ये बड़े बड़े सवाल 3 या 4 पूछे जा चुके हैं नीट में, 4 बार ये पूछा है। इतना बड़ा सवाल है, बहुत लेंदी है। आर जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर करोगे। ठीक है, एक्सएल की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो एक्सएल की वैल्यू के लिए आपको जाना पड़ेगा ओमेगा एल, और एक्सी की वैल्यू के लिए आपको जाना पड़ेगा 1/ओमेगा सी। ओमेगा का वैल्यू जो है ना, वो साइन ओमेगा टी में ये ओमेगा होता है ना, ये ओमेगा, तो देखो तो दिस इज ओमेगा 340 जो है ना, ये ओमेगा है, साइन ओमेगा टी, तो 340 ओमेगा है। तो इसका वैल्यू यहाँ पुट करना और एल का वैल्यू पुट करना, इस ओमेगा का वैल्यू पुट करना, सी का पुट करना, तो एक्सएल निकालोगे एक्ससी निकालोगे, इसका इसमें पुट करना, आर पुट करना, तब जाके जेड निकलेगा। जेड के बाद वी आर एम एस बाई जेड करना, तब आई निकलेगा। फिर आई का स्क्वायर करोगे, आर करोगे, तब जाके पावर निकलेगा। ऐसा सवाल 4-5 पूछा जा चुका है। ठीक है, 4 से 5 सवाल इसमें पूछा हुआ है, अभी और भी आगे देखोगे 4-5 बार ये पूछा हुआ है, तो इसका और कोई प्रोसेस है नहीं। हाँ, ये और कोई उपाय है नहीं। ठीक है, पावर जो कंज्यूम करेगा वो रसिस्टर करेगा, तो पावर का फॉर्मूला हो गया आई स्क्वायर आर एम एस। अब सवाल उठता है कि आई कैसे निकालोगे। आई का फॉर्मूला क्या है, वी आर एम एस बाई जेड। जेड पूरा है ना, ये तीनों मिल करके जेड बनाता है ना, ये तीनों मिल करके जेड बनाएगा। इस जेड को निकालने के लिए आई स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स करना पड़ेगा। एक्सएल निकालने के लिए फिर आपको ओमेगा एल करना पड़ेगा, एक्सी निकालने के लिए 1/ओमेगा सी करना पड़ेगा। इसका स्क्वायर करके निकालोगे तो ये एक सवाल कंप्लीट है। ये कंप्लीट सवाल है आपका पूरा का पूरा जो है ना, एसी जो है ना, ये एक सवाल में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है भाई, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। हम्म एक और टर्म आपको पढ़ना था इसमें, क्वालिटी फैक्टर पढ़ना है ना, एक और टर्म आपको पढ़ना है क्वालिटी फैक्टर। ये इतने फॉर्मूले याद रखो, यकीन मानो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बिल्कुल एक सवाल आना ही आना, एक सवाल आ जाएगा इससे। क्वालिटी फैक्टर का एक फॉर्मूला है, याद रखो आप।
क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है 1/r √L/c। ये वाला फॉर्मूला याद रखो। इसका फायदा क्या है? तो जिसका क्वालिटी फैक्टर जितना ज्यादा होगा, ठीक है, जिसका क्वालिटी फैक्टर जितना ज्यादा होगा उसका करंट जो है ना उतना ज्यादा होता है। और कम्युनिकेशन में हम ये चाहते हैं, आप कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो ना, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन में इसका यूज करते हैं। रेडियो जो होता है ना, रेडियो में ट्यूनिंग वो ऐसे ऐसे घुमाते रहते थे ना, वो सब तो आना भी बंद हो गया। वो सब रेडियो आता था ना पहले, गोल गोल घुमा घुमा करके हम लोग फ्रीक्वेंसी मैच कराते रहते थे। वी मैक्स 10 है। यस, यस ओम, वी मैक्स इज 10। वी मैक्स इज 10 वोल्ट। मैंने इसका आरएमएस वैल्यू निकाल लिया, क्योंकि मुझे आई आरएमएस चाहिए होता है। पावर हमेशा आई आरएमएस में आता है, मैक्सिमम से पावर नहीं आता है। जो एसी का पावर होता है ना, एसी जब आप पढ़ रहे हो, ये एसी पढ़ रहे हो ना, एसी का पावर हमेशा आरएमएस से निकलता है ऑलवेज। वी नॉट से नहीं निकलता है, मैक्सिमम से नहीं निकलता है। ठीक है, चलो आ जाओ, कहाँ थे? हाँ, मैं ये बता रहा था कि कम्युनिकेशन में जो क्वालिटी फैक्टर का काम क्या होता है, तो क्वालिटी फैक्टर जिसका ज्यादा होगा ना उसका करंट ग्रोथ उतना अच्छा होता है। करंट ग्रोथ उतना अच्छा होता है ना। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं करंट उसका ज्यादा वैल्यू भागे। तो ये वैल्यू निकालना, जिसका क्यू ज्यादा होगा, क्यू इंक्रीज करेगा तो वो बेटर ट्यूनिंग होगा। उसकी ट्यूनिंग क्या होती है? सबसे अच्छी होती है। जब आप रेडियो को ट्यून करने जाओगे ना, तो जिसका क्यू ज्यादा रहेगा ना उसका सबसे बेटर होगा। तो इन चारों में आपको ये चारों फॉर्मूले अप्लाई करना है बारी बारी से। जिसका क्यू ए बी सी डी में सबसे ज्यादा होगा, ए बी सी डी, इन सब के लिए आप क्या निकालोगे? क्यू निकालोगे। जिसका क्वालिटी फैक्टर सबसे ज्यादा होगा वो सबसे अच्छा ट्यूनिंग उसकी आप करोगे, एलसीआर की ट्यूनिंग सबसे अच्छी होगी। ये इसका कॉन्सेप्ट है, याद रहेगा भाई? बताओ, कर लोगे? इसको घर पे जाके 1/r × L/c का वैल्यू तो निकालना है ना? इसको करो जाके, सब लोग करो इसको। जिसका सबसे ज्यादा दिख जाएगा ना उसको आंसर मार्क कर देना है। स्वर का सी आ रहा है ओके स्वर, ठीक है, देखते हैं, देखते हैं स्वर। इसको निकालो, और कोई निकालोगे या फिर आगे बढ़े? ये होमवर्क कर लेना इसको, ठीक है, होमवर्क कर लेना। हम लोग आगे बढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट कुछ और पढ़ते हैं। हाँ जी, चलिए पावर फैक्टर पे आते हैं ना। पावर फैक्टर मैं बता रहा था आपको, पावर फैक्टर क्या होता है। ये देखो तो एक बार पावर फैक्टर देख लो, ये इंपॉर्टेंट है ना पावर फैक्टर। ये रेजिस्टर होता है, ये XL - XC होता है, और ये इम्पीडेंस होता है। ये एंगल जो होता है ना, ये पावर फैक्टर एंगल कहलाता है। फाई जो होता है, दिस इज पावर फैक्टर एंगल। पावर फैक्टर एंगल। ये आपसे पावर फैक्टर एंगल नहीं पूछ रहा है ना, ये आपसे पावर फैक्टर पूछ रहा है। तो कोसाइन ऑफ पावर फैक्टर एंगल, कोसाइन ऑफ पावर फैक्टर एंगल इज पावर फैक्टर। पावर, हाँ यस, पावर फैक्टर। ठीक है, पावर फैक्टर एंगल मेरा फाई होता है। इस फाई का जब आप कोसाइन ले लेते हो तो दैट इज कॉल्ड पावर फैक्टर। चलो भाई, कोसाइन कॉस फाई का वैल्यू यहां से बता सकते हो क्या? बताओ यहां से कॉस फाई, इस ट्रायंगल से देख करके बताओ मुझे कॉस फाई। इस ट्रायंगल में देख करके मुझे बताओ कॉस फाई, व्हाट इज कॉस फाई? यस, R/Z, B/H, राइट, R/Z। चलो भाई, R की वैल्यू कितनी दिख रही है? चलो R/Z है ना। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, देखो तो मैं ऊपर भी I से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मैं नीचे भी I से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। R और Z को रहने दो, ठीक है। तो ये IR क्या है? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर डिवाइडेड बाई Z, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इम्पीडेंस तीनों का। ठीक है, चलो VR की वैल्यू दे रखी है 80। ओके, VZ की वैल्यू कितनी दे रखी है ये आप निकाल के मुझे बताओ, VZ कितना है उसको देखो। इन तीनों को देख करके मुझे आप बताओ कि VZ कितना है। टोटल VZ का मतलब क्या है? टोटल वोल्टेज, नेट वोल्टेज कितना है मुझे बताओ। जल्दी बताओ, मुझे सही आंसर चाहिए। VZ नेट वोल्टेज बताओ। बताओ भाई, समझ में आ रहा है ना? कुछ ज्यादा टफ तो नहीं है, घर पे जाके प्रैक्टिस करो। अगर बैठ गए हो 2 घंटे के लिए इसको समझ लिए हो ना, तो अब इसको छोड़ना भी नहीं। घर पे जाके प्रैक्टिस कर लेना, छोड़ना नहीं भाई। 2 घंटे इसको दिए हो, आखिरी मोमेंट में 2 घंटा इसको वेस्ट किए हो इस पे। वेस्ट किए हो क्या, इन्वेस्ट किए हो। तो इसको छोड़ना मतलब कर लेना, सवाल बन जाएगा, 2-3 फॉर्मूले हम बन जाएंगे। चलो बताओ भाई, मुझे VZ चाहिए ना, नेट वोल्टेज नहीं निकल रहा है सबसे यार। बताओ, 100 में से 40 गया तो ये बचा 60। 100 100 तो आ रहा है, 100 वोल्ट आ रहा है।
10,000, हाँ एग्जैक्टली ओम, दिस इज 100 वोल्ट, दिस इज 100। हाँ 100 वोल्ट आ रहा है। ये 0 0 से कट गया, ये 0.8, यही आपसे पूछ रहा था। चलो बताओ, किसी को डाउट है तो कर लोगे भाई। ये ट्रायंगल याद रहेगा, ये वाला ट्रायंगल याद रहेगा। इस ट्रायंगल को नोट्स में अलग से डाल लो, इस ट्रायंगल को जिसको आ रहा होगा वो सारा सवाल बना जाएगा। ये ट्रायंगल याद कर लो, ठीक है। इसी तरह से इसको वोल्टेज के टर्म में भी ये बना सकते हो, कुछ ये नहीं है, वोल्टेज के टर्म में भी ये होता है, ऐसा नहीं है। वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस, हाँ बिल्कुल ओम, बिल्कुल, ऑलवेज ऑलवेज। 10√10 वोल्ट कैसे आ रहा है, नहीं स्वर, 10√10 नहीं आएगा, गलत गलत कर रहे हो। 100 वोल्ट आएगा, 10√10 नहीं आएगा स्वर। एल और सी के अक्रॉस का वोल्टेज ये रहेगा, और ये वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, तो इम्पिडेंस। चलो ये सवाल प्रैक्टिस करना, होमवर्क है, थोड़ा बड़ा है, लेंदी है, बन जाएगा, ऐसा नहीं। हाँ जी। चलिए ये देखिए, तो एक ऐसा सवाल देखो, आरसी सर्किट दे रखा है। आरसी सर्किट में एक केस में क्या किया गया है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ओम, राइट, यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है। मतलब इसको और भी बना सकते हो ओम, ऐसा नहीं कि इस फॉर्मूला रटने लायक नहीं है, बेसिकली तुमको फाई निकालना रहेगा। देखो ओम, समझो इस चीज को, समझो आखिर क्या घुमा क्या सकता है इसमें। ये देखो, ये आर देगा, और ये एक्सी, एक्सएल माइनस एक्सी दे देगा। आपको जेड नहीं देगा ना, जेड नहीं देगा आपको, ये और ये दे रहा है, और आपसे कॉस फाइव पूछ देगा, कॉस फाइव दैट इज पावर फैक्टर आपसे पूछ देगा। हाँ, यस, पावर फैक्टर को tan फाइव पावर फैक्टर को नहीं कहते हैं स्वर, वो गलत है। पावर फैक्टर जो होता है कोसाइन ऑफ पावर फैक्टर एंगल होता है ना। टेन टेन से हम लोग निकालते हैं, टेन से देखो हम लोग क्या निकालते हैं, टेन से हम लोग फाइव निकाल लेते हैं, हम लोग ये दिमाग लगाते हैं। अगर आर दे रखा है, एक्सएल माइनस एक्सी दे रखा है, और जेड नहीं दे रखा है ना, जेड नहीं दे रखा है, और और आपसे पूछा जाएगा कि भाई निकालो, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि भाई कॉस फाइव मुझे पावर फैक्टर बताओ, तो कॉस फाइव के लिए आप जेड निकालने जाओगे, जेड बराबर करोगे आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर का अंडर रूट लोगे, इसको तोड़ोगे, फिर कॉस फाइव बराबर आर बाई जेड करने जाओगे। इतना हम नहीं करेंगे, हम इतना नहीं करेंगे, हम क्या दिमाग लगा लेंगे, देखो तो हम क्या दिमाग लगाएंगे। ठीक है, जेड नहीं दे रखा है ना, हम वो केस, मैं वो केस डिस्कस कर रहा हूँ जिसमें जेड मुझे दिया ही नहीं है, मैं वो केस डिस्कस कर रहा हूँ। अब पावर फैक्टर कैसे निकालोगे भाई, अगर जेड दे देगा तब तो पावर फैक्टर डायरेक्ट निकाल लोगे, कॉस फाइव बराबर आर बाई जेड, डायरेक्ट। जेड नहीं दिया हुआ है, मान लो जेड नहीं दिया हुआ है, तब क्या करोगे, तो आसान तरीका क्या है, आसान तरीका यह है कि इसका पावर फैक्टर एंगल जो फाई है ना, इसको निकालो। पावर फैक्टर एंगल के लिए आप tan फाई यूज कर लो, तो tan फाई यूज कर सकते हो ना, दिस इज एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर, ये यूज करोगे ना तो यहां से फाई निकल जाएगा, और इस फाई का कोसाइन ले लेना, इस फाई का कोसाइन ले लोगे, दैट इज पावर फैक्टर। ये प्रोसेस होता है, ये एक तरीका है यार, बहुत तरीके हैं पावर फैक्टर निकालने के लिए, बहुत तरीके हैं। मैं ऐसे बता रहा हूँ ना, एक्सएल माइनस एक्सी बाई फाई निकालना, किसी को tan फाई वाला फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है, जैसे अभी स्वर बोल रहा है ये फॉर्मूला, मान लो ये फॉर्मूला मैं भूल गया, तो क्या मुझसे नहीं बनेगा, मैं जेड निकाल लूंगा, मैं जेड ही निकाल लूंगा, जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। टाइम ज्यादा लगेगा, इस प्रोसेस में टाइम ज्यादा लगेगा, बट मैं फिर भी जेड तो निकाल ही लूंगा। अब मुझे जेड मिल गया तो मैं कॉस फाइव वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, आर बाई जेड। तो बहुत तरीके हैं निकालने के, आपके पास फाई आपको पता होना चाहिए, पावर फैक्टर एंगल पता होना चाहिए, उसका कोसाइन, पावर फैक्टर एंगल का कोसाइन, दैट इज योर पावर फैक्टर। तो टर्म्स देखना, जब एग्जाम में जाओगे तो दोनों टर्म्स में क्लियरिटी रखना, पावर फैक्टर एंगल आपसे पूछा जा रहा है, पावर फैक्टर एंगल पूछ रहा है, या फिर पावर फैक्टर पूछ रहा है, ठीक है, दोनों में अंतर समझना। पावर फैक्टर एंगल भी हम लोग को, ये इंजीनियरिंग में हम लोग काफी कंफ्यूज होते हैं, ये तो हमारे इंजीनियरिंग में भी ये सब पूछता रहता है, बहुत पढ़ना था ना, ये सब बहुत पढ़ना होता है हम लोगों को। तो पावर फैक्टर एंगल और पावर फैक्टर, तो क्वेश्चन पढ़ना कि क्या पूछ रहा है। एंगल पूछता था तो हम लोग पावर फैक्टर निकाल देते थे, एंगल निकालने के बाद कॉस हम अपने मन से लगा करके आंसर पुट पट करके चले आते थे, और गलत हो जाता था।
हाँ जेड वाला ना, वो भी ठीक है, तो जेड ही निकाल लेना। मान लो किसी को टेन फाइव वाला, टेन फाइव लगाना है, यहाँ पे दिक्कत हो रही, तो जेड निकाल लो, जेड निकाल के कॉस फाइव कर लो, जो इसमें आप कन्वीनियंट हो वो करो। बहुत तरीके हैं, ये सब तरीका देखो जब डिटेल में जब पढ़ते ना एकदम, मतलब तब जाके ये सब मजा आता है, एंजॉय करते हैं। कुछ भी देगा ना, कहीं भी देगा ना आंसर, तो हम ले ही आएंगे, वो वाला बात, वो वाला एटीट्यूड आ जाता है। अरे आंसर तो ले आएंगे, तुम सवाल पूछो। इतना तिकड़म अगर आप भिड़ा लेते हो ना, ये सब अब लास्ट मोमेंट है आपका, इतना तो आप कर नहीं सकते हो, तो इतना तिकड़म अगर भिड़ाओगे ना, तब जाके वो कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ पूछो, सवाल आंसर तो हम कर ही देंगे यार, तुम पूछो, तो ये वाला कॉन्फिडेंस आता है। चलो ये देखो, दो कैपेसिटर है, एक बार कैपेसिटर एयर फील्ड है और एक बार कैपेसिटर में माइका भर दिया गया है ना। एक बार कैपेसिटर एयर फील्ड है, कैपेसिटर एयर फील्ड है, और एक बार जो कैपेसिटर है ना, ये माइका फील्ड है, माइका। ठीक है, तो बताओ कि आखिर माइका भरने से और एयर भरने से प्रॉब्लम, अंतर क्या आएगा, दोनों में क्या डिफरेंस आ जाएगा, बताओ। बताओ भाई, दोनों में अंतर क्या आएगा। अगर मैंने माइका भरा हुआ है और मैंने एयर भरा हुआ है कैपेसिटर में, तो दोनों के कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ता होगा, किसी को पता है। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस वेरी कर जाता है। कैप, जो कैपेसिटर होता है वो होता है एप्सिलॉन जीरो ए बाई डी, ये होता है ना फॉर्मूला। ठीक है, तो नया जो अगर के आपने डाल दिया ना माइका, जिसका जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, सपोज उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो इसका जो नया कैपेसिटेंस जो इसका जो हो जाएगा ना, वो के टाइम्स बढ़ जाता है ना, के एप्सिलॉन जीरो ए बाई डी हो जाता है। नहीं डिक्रीज नहीं करता है, हम कैपेसिटेंस बढ़ता है, डिक्रीज कहाँ करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है भाई, कैपेसिटेंस बढ़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है। ये जो आपका ये जो होता है ना, ठीक है, चलो कैपेसिटेंस बढ़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है, कैपेसिटेंस बढ़ता है। चलो ये आ गया, तो अब आपने, तो Q बराबर CV होता है क्या, CV होता है, ये फॉर्मूला होता है ना। चार्ज तो कंजर्व रहेगा ना, चार्ज कंजर्व रहेगा, आपने अगर वोल्टेज दे रखा है तो चार्ज कंजर्व रहेगा। आपने क्या किया, एक बार कैपेसिटर में एयर भरा हुआ था, ठीक है, ये कांस्टेंट आना है ना। एक बार कैपेसिटर में एयर भरा हुआ था, एक बार कैपेसिटर में एक माइका भर दिया गया, तो जब माइका भर दोगे तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। जब सी बढ़ जाएगा ना, तो वी को घटना पड़ेगा क्या, बताओ भाई। सी जब बढ़ जाएगा तो वी को घटना पड़ेगा, तो फाइनली इसका आंसर जो आएगा ना, वोल्टेज अक्रॉस वी। हाँ जी, चलिए। हाँ हाँ, बेसिकली इसको कंजर्व बढ़ाना है, ये क्यू जो है ना ये कंजर्व बढ़ाना है, और सी आपने माइका डाल करके आपने क्या किया, सी को आपने बढ़ा दिया। आपने जब माइका डाला तो माइका डाल के आपने सी बढ़ाया, सी बढ़ाया तो वोल्टेज को घटना पड़ेगा। तो बेसिकली देखो वोल्टेज घट रहा होगा। पहले के केस में क्या था, अरे ये तो केस वेस तो दिया ही नहीं है यार, क्या करता है ये लोग, कैसा सवाल पूछे हुए हैं। करंट थ्रू रजिस्टर इज आई एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज वी, देन, और ये वी और वी भी क्या है बताया ही नहीं है। कुछ भी पूछता रहता है यार। चलो छोड़ो इस सवाल को, गंदा सवाल है। कॉन्सेप्ट समझ में आया भाई, ये कॉन्सेप्ट जो है ना यही है। चलो अब अगला सवाल देखते हैं ना, जल्दी से देखते हैं। ये ब्राइटनेस बल्ब वगैरह छोड़ो इसको यार, ये सब बकवास सवाल है, थ्योरी। हाँ ये एक बेहतरीन सवाल है ना, बेहतरीन सवाल है, ये आगे आया हुआ था, ये एक बेहतरीन सवाल है, सबसे अच्छा सवाल है ना, बहुत बहुत ही अच्छा सवाल है। चलो आप देखो क्या कर रहा है, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो भाई, आप लोग क्वेश्चन पढ़ो, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ये पढ़ोगे तो पावर फैक्टर का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये अकेला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब एकदम स्टार मार्क सवाल है ये। इसको प्लीज, इसको आप एकदम जितना टाइम से रिवाइज कर सकते हो करो घर जाकर, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। देखो क्या कर रहा है, आरएलसी सर्किट है ना, आरएलसी सर्किट है, व्हेन एल इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट द फेज डिफरेंस फाई होता है ना, फाई यही हमारा फेज डिफरेंस होता है। फेज डिफरेंस इसी को बोलते हैं, और पावर फैक्टर एंगल भी यही होता है। चलो tan फाई का फॉर्मूला जो होता है वो मैंने क्या बताया था अभी अभी, tan फाई का फॉर्मूला मैंने बताया था एक्स सी माइनस एक्सएल बाई आर, ये फॉर्मूला मैंने बताया था। उस ग्राफ से देखो, उस ग्राफ में जाओ, उस ग्राफ में देखो पता चल जाएगा। बार बार ग्राफ प्लॉट करो प्लीज, आप लोग देखो ये लिखने में ना कंजूसी मत किया करो, बार बार ये चीजें प्लॉट किया करो। आज तक आपने बस देखा ही है, इस वजह से आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी कम हो गई है।
ये आर, बार बार ये ग्राफ ड्रॉ करो यार, बार बार ग्राफ ड्रॉ करो। एक्ससी माइनस एक्सएल या फिर एक्सएल माइनस एक्ससी, जो लिखना है लिख लेना, माइनस प्लस का फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। क्या बोल रहा है भाई। आ जाओ। चलो यहाँ से tan फाइव का वैल्यू ये आया। अब देखो ये सवाल क्या करा, ध्यान से देखो। पहला केस, दो केस बोला ना, पहला केस में क्या बोला, व्हेन एल इज रिमूव्ड, पहले केस में एल को रिमूव कर दिया गया ना, पहले केस में इंडक्टर को रिमूव कर दिया गया, तो इंडक्टर को रिमूव कर दिया गया तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो पहले केस के लिए एल बराबर 0, तो यहां से tan फाइव की वैल्यू आ रही है XC/R। ठीक है, और इस केस में जो फाई आया है ना, वो क्वेश्चन बोल रहा है कि वो पाई/3 आया है। पाई/3, ये क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि पाई/3 आया है पहले केस में, जब एल को हटाए थे तो जो पावर फैक्टर एंगल आया वो पाई/3 आया। चलो दूसरा केस देखो, तो ये क्या कर रहा है, दूसरा केस कह रहा है कि इफ इंस्टेड, इसके बजाय एल को हटाने के बजाय अब ये क्या किया ना, अब इसने सी को हटा दिया, अब इसने सी को हटा दिया। तो जब ये सी को हटाया तो पावर फैक्टर एंगल अगेन पाई/3 ही आया, सेम एंगल आया था। तो दूसरे केस में ये सी को 0 कर देता है, तो इस बार tan फाइव बराबर XL/R आएगा, माइनस के साथ आएगा, ये माइनस लेकर आएगा, तो माइनस से कंफ्यूज नहीं करना। इस केस में भी जो फाई जो आया ना, इस केस में भी जो फाई आया है वो पाई/3 आया है। ठीक है। चलो अब देखो तो कितना मतलब आसान आसान हो गया। अब ये देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, tan पाई/3 बराबर XC/R, और यहां से मैं इसको लिख सकता हूँ tan पाई/3 बराबर XL/R। बताओ भाई, समझ में आ रहा है सबको। tan पाई/3 का वैल्यू कोई बता सकता है, tan पाई/3 की वैल्यू बताओ भाई। tan 60, व्हाट इज tan 60? देखो अभी सब tan वन का आंसर अगर नहीं ना आएगा तुम लोगों को, √3, यस सर राइट, √3। तो यहां से XC की जो वैल्यू आएगी ना, XC की वैल्यू आएगी, वो आएगी √3R, और यहां से जो XL की वैल्यू आएगी ये आएगी √3 × R। ठीक है, देखो तो दोनों बराबर आ रहा है। अब देखो दी पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। चलो अब सर्किट में आपने XC भी निकाल लिया, आपने XL भी निकाल लिया, आपको और पता है, तो पावर फैक्टर पे आते हैं ना। पावर फैक्टर, व्हाट इज पावर फैक्टर? तो पावर फैक्टर के लिए आपको फाई चाहिए ना, बेसिकली आपको फाई चाहिए, फाई का कोसाइन ले लोगे आप। ठीक है, तो फाई निकालने के लिए हम लोग tan फाई निकाल लेते हैं। tan फाई बराबर XC माइनस XL/R। XC माइनस XL दोनों बराबर है ना, तो tan फाई जो है ना बराबर 0 आ गया, 0 डिग्री। बताओ भाई tan फाइव 0 आएगा क्या? 0 डिग्री नहीं, 0 0 आएगा। नहीं समझ में आ रहा है? फिर से tan फाइव बराबर XC माइनस XL/R। ठीक है, XC और XL दोनों की वैल्यू आ रही है √3R, तो दोनों का वैल्यू √3 आ रहा है बराबर 0। tan फाइव 0 कहाँ पे होता है भाई? फाइव के किस वैल्यू के लिए tan फाइव 0 होता है? फाइव के किस वैल्यू के लिए tan फाइव 0 होता है? तो फाइव के 0 वैल्यू के लिए फाइव बराबर 0 डिग्री। ये हमने फाइव निकाल लिया। अब हम लोग कोसाइन इसी फाइव का, हाँ यस, इसी फाई का मुझे क्या निकालना है? कोसाइन निकालना है। तो इसका कोसाइन कर दो भाई, कोसाइन फाई बराबर कॉस ऑफ 0 डिग्री बराबर 1। दिस इज अ पावर फैक्टर। बताओ किसी को समझ में नहीं आया तो बोलो भाई, बहुत ही आसान सवाल था बट अच्छा सवाल है ये। अब मान लो कि इसमें, अब मान लो कि ओम बोल रहा है कि कॉस कॉस फाई बराबर, ओम ये रट के बैठे हुए हैं, कॉस फाई बराबर R/Z। ये वाला फॉर्मूला ओम रट के बैठे हुए हैं। चलो इससे निकालते हैं ना डायरेक्ट। अभी हमने क्या किया, हमने पहले tan फाई निकाला, tan फाई से हमने फाई निकाला और फाई का हमने कोसाइन कर दिया। हमने क्या किया, पहले हमने tan फाई निकाला, tan फाई से हमने एंगल निकाल लिया और एंगल का कोसाइन ले लिया, मेरा आंसर आ गया। ओम बोल रहा है कि सर डायरेक्ट बताओ मुझे, ये मैं फॉर्मूला रट के जा रहा हूँ एग्जाम में और इस फॉर्मूले से मुझे बनाना है। चलो आर को रहने दो। जेट का फॉर्मूला क्या होता है भाई? R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर बराबर R// स्क्वायर रूट ऑफ R² प्लस XC की वैल्यू आई है √3R,
और एक्सेल की भी वैल्यू आई है √3r का होल स्क्वायर। तो बेसिकली ये आ गया r बाई स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 0। ये आ गया r बाई स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर। ये आ गया r बाई r। ये आ गया 1 cos फाइव, डायरेक्ट 1 आ गया। tan वन का निकालने का झंझट ही नहीं रहा। तो ओम का भी मेथड सही है, ओम ने भी अगर रटा हुआ है तो ठीक रटा है, कोई गलत नहीं रटा है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो ना, डायरेक्ट यहाँ से थोड़ा इतना करोगे तो आ जाएगा। हाँ ये अच्छा है ओम, ठीक है ओम। ठीक है भाई, तो दोनों मेथड, जो मेथड जिसको कन्वीनियंट है। बताओ समझ में आया सबको, कोई डाउट है? पूछो भाई, किसी को डाउट आ रहा है तो बोलो, किसी को डाउट आ रहा है तो। ये दोनों मेथड समझ में आ रहा है सबको? सेकंड वाला इजी है, ठीक है। सेकंड वाला इजी है तो ठीक है, नो इशू, है ना। ये सेकंड है ना, ये सेकंड मेथड है, कंफ्यूज मत करना कि सर एक बार निकाल दियो तो फिर क्यों निकाल रहे हो। ये सेकंड है और ये फर्स्ट मेथड है, ठीक है। चलो हाँ जाओ, ये क्या ये सब सवाल पूछते रहता है, ये HW है ना, HW है। क्या पूछ रहा है? हाँ ये सवाल तो मैं बता चुका हूँ, ये सवाल आप देख लेना, अभी जस्ट मैंने करवा रखा है। हम्म चलो भाई बताओ, इस सवाल को बताओ, बढ़िया सवाल है ये, जरा अच्छे से सोच के बताओ ये सवाल। फेज डिफरेंस निकालना है ना, अगेन फाई, मुझे सिर्फ फाई चाहिए। इस पावर ट्रायंगल एंगल जो है ना, इसमें मुझे ये आर है, ये एक्स सी माइनस एक्सएल है, फाई फेज डिफरेंस, दिस इज द फेज डिफरेंस। मुझे फाई चाहिए ना, कॉस फाई नहीं चाहिए, फाई चाहिए। जल्दी बताओ, आसान सवाल है, बताओ भाई, आसान सवाल है। हाँ tan फाई, बिल्कुल बिल्कुल। इसको फिर से वही, ओम तुमको जेड, तो जेड याद नहीं है तो इसका जेड निकाल लो यार। तुमको tan फाई वाला वो फॉर्मूले में अगर तुम कन्वेनियंट नहीं हो, कन है ना, तुमको दिक्कत होती है तो फिर जेड इसका भी निकाल ही सकते हो ना, कौन बड़ा बात है जेड निकालना। क्या इसका जेड नहीं निकलेगा क्या? इसका जेड निकल जाएगा तो इसका मैं कॉस फाई निकाल दूंगा, कॉस फाई बराबर आर बाई जेड। इसका मैं फाई निकाल दूंगा, कॉस इनवर्स आर बाई जेड। क्या इस फॉर्मूले से नहीं बना सकते हैं? क्या इससे भी बना सकते हैं? tan कभी नहीं यूज करोगे जिंदगी में, मत यूज करो, कभी मत यूज करो। आंसर तो फिर भी आएगा, ऐसा थोड़ी नहीं कि आंसर नहीं आएगा। tan फाई से भी आएगा, कोसाइन से भी आएगा, आना ही है, मैथ्स है यार, ये सब मैथ्स। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, यही मैथ की खूबसूरती है। या तो इधर से कर लो या तो उधर से, आंसर तो आना ही है, ले आओगे आंसर। इतना दिमाग होना चाहिए भाई। स्वर का ए आ रहा है, π/4। हाँ ये राइट आंसर है। देखो अब तुम लोग ना अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो सवाल, देखो कितना हल्का सवाल दे रखा है, इसमें आर दे रखा है और इंडक्टिव रिएक्टेंस दे रखा है, कैपेसिटिव का तो बात ही नहीं कर रहा है। तो इसको तो पहले 0 कर दो, ठीक है। एक्सेल की वैल्यू, हाँ हाँ बहुत इजी है, और एक्सेल और आर दोनों बराबर है ना, इसका मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है। तो tan फाई करो तो, tan फाई बराबर एक्स सी माइनस एक्सएल बाई आर। एक्स सी 0 है ना, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहीं नहीं दे रखा है, देखो कहीं मेंशन ही नहीं कर रखा है, तो इसको क्यों लोगे, इसको हटाओ। tan फाई बराबर एक्सएल बाई आर। और सवाल बोल रहा है कि दोनों 3-3 ओम है, ये भी 3 ओम है। सवाल बोला है कि ये 3 ओम है और ये रेसिस्टेंस तो 3 ओम दे ही रखा है। तो इसका मतलब है tan फाई 1 हो गया, इसका मतलब है फाई π/4 हो गया। आसान है। अब किसी को जबरदस्ती cos फाई से निकालना है, उससे भी निकाल लो। cos फाई बराबर आर बाई जेड, आर बाई जेड का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। एक्स सी को 0 कर दोगे तो यहां से cos फाई आ रहा है आर बाई स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ये दोनों बराबर है ना, ये दोनों बराबर है, ठीक है, ये दोनों बराबर है तो कितना हो जाएगा देखना तो, cos फाई बराबर आर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर
आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। चलो सबका वैल्यू दो, तो इसकी वैल्यू 3 दे रखी है, इसकी वैल्यू 3 स्क्वायर, इसकी वैल्यू 3 स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 3/2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2, 3 कैंसिल हो गया। कॉस फाइव बराबर 1/√2, दिस इज इक्वल्स टू कॉस 45, कॉस पाई/4, तो फाइव बराबर पाई/4। आंसर तो दोनों से आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। दिस इज मैथ्स, यही मैथ है, ये मैथ इतना आसान होता है मैथ। हाँ 45 को रेडी में कन्वर्ट करो इतना आ जाएगा प्रेम, ठीक है। आंसर दोनों से आएगा भाई, कॉन्फिडेंट। मैथ्स गलत हो जाएगा, अगर दोनों से नहीं आएगा तो फिर मैथ्स गलत हो जाएगा। चलो भाई इसमें आ जाओ, ये देखो बढ़िया सवाल है, इसको दिमाग लगा और मुझे बताओ। हाँ ठीक है, इसको दिमाग लगा के जरा बताओ मुझे इसका आंसर, मुझे थोड़ा दिमाग यूज करो और बताओ। बढ़िया सवाल है ये। बताओ, बहुत हल्का सवाल है। नहीं ओम, वी नेट बताओ ना, वी थ्री की रीडिंग बताओ ना, वी थ्री की रीडिंग कितनी होगी वो बताओ। ठीक है बताओ, वी थ्री की रीडिंग बताओ। बताओ वी थ्री की रीडिंग बताओ। प्रिया का आंसर बी आ रहा है। हाँ बी हो सकता है, प्रोबेबली, या बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। देखो V1 और V2 दोनों बराबर है क्या, इंडक्टर के क्रॉस और कैपेसिटर के क्रॉस बराबर है, तो ये दोनों का तो वोल्टेज अपने आप में जीरो कर देगा, ये दोनों अपने आप में जीरो कर देंगे ना। इसके क्रॉस भी अगर 300 दे रखा है और इसके क्रॉस भी अगर 300 दे रखा है, तो ये दोनों तो अपने आप में कैंसिल कर लेगा, है ना। ग्राफ कैसे बनता है, ये वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर, ये वोल्टेज अक्रॉस वोल्टेज, ये रेसिस्टर है ना, तो रेसिस्टर वाला आई होता है, तो करंट लीड कर रहा होता है, तो ये कैपेसिटर है, ठीक है। और ये वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है, इसकी वैल्यू 300 दे रखी है और इसकी भी वैल्यू 300 दे रखा है, तो ये दोनों तो कैंसिल कर लेगा। दो वेक्टर्स अगर इक्वल वेक्टर्स, अपोजिट मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और अपोजिटली होते हैं, तो ये दोनों तो कैंसिल कर लेगा, आपके पास सिर्फ ये बचेगा। और V3 जो है ना, ये बचा तो कितना बचा, जो यहाँ सप्लाई है, ये जो सप्लाई है, ये पूरा का पूरा सप्लाई कहाँ जाएगा, इसके क्रॉस जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो अपने आप में ही खत्म कर ले रहा है, ये दोनों तो अपने आप में ही खत्म कर ले रहा है, तो ये सारा का सारा सप्लाई उठ करके जो है ना वो यहाँ पे चला जाएगा। यस, वी नेट बराबर V3, राइट, राइट। वी नेट जो है ना वो V3 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो कोई वोल्टेज ले नहीं है, दोनों कैंसिल आउट कर दे रहा है एक दूसरे को, तो ये सारा का सारा वोल्टेज उठ करके जो है ना यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, वोल्टेज उठ करके यहाँ पे चला गया तो रेसिस्टिव, ये अब ये सर्किट कैसा हो गया, इस सर्किट में मान के चलो कि ये दोनों कुछ है ही नहीं, ये दोनों खत्म हो गए, यानी ये प्योरली रेसिस्टिव सर्किट बन चुका है। अब ये सर्किट एक प्योरली रेसिस्टिव सर्किट बन गया, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट बन चुका है। ठीक है, ओनली रेसिस्टेंस इस सर्किट में, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस है, आर बराबर 100 ओम। और यहाँ पे आपने 220 वोल्ट का आपने क्या कर रखा है, सप्लाई दे रखा है, और ये करंट का वैल्यू निकालो, निकालो भाई करंट का वैल्यू। करंट का वैल्यू हो जाएगा 220/100, ये हो गया 2.2 एम्पियर, बी इज द राइट आंसर। ठीक है प्रिया, गुड। ठीक है भाई, बताओ भाई, सबका क्लियर है। ये बिल्कुल एक प्योरली रेसिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करने लगता है, और प्योरली रेसिस्टिव सर्किट के लिए जो यही केस जो है ना वो रेजोनेंस का केस होता है, मैंने अभी रेजोनेंस आपको नहीं पढ़ाया है, तो यही वो केस होता है रेजोनेंस,
रेजोनेंस का केस यही केस होता है, रेजोनेंस। ठीक है, ये जो केस है ना, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट, एक इंडक्टर और कैपेसिटर लगाते हो, ठीक है, तो इन दोनों का कोई इफेक्ट नहीं होता है ना, तो ऐसे इस कंडीशन को हम बोलते हैं रेजोनेंस। यही हमारा रेजोनेंस होता है, जहां पे हमारा सर्किट प्योरली रेसिस्टिव हो जाता है, इसमें एक इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है, लेकिन दोनों यूजलेस हो गया। यस, रेजोनेंस का मतलब एक्सएल बराबर एक्ससी हो गया। यस एग्जैक्टली, एक्सएल बराबर एक्ससी, है ना, यही वो कंडीशन है। जेड बराबर आर, राइट, जेड जो है ना वो आपका नेट आर आ जाता है। ठीक है, इस केस में जो करंट फ्लो करता है ना, ये करंट मैक्सिमम फ्लो करता है, मैक्सिमम, मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा होता है इस केस में। आगे आएगा, इस पे भी क्वेश्चन आएगा, ये सब पे है। चलो भाई, ये फिर से वही लंबा वाला सवाल है ना, मैंने आपको बताया था ना, ये वही वाला सवाल है जो मैंने बताया था। पूरा प्रोसेस पावर बता रहा है ना आपसे, क्या पूछ रहा है, पावर पूछ रहा है, तो पावर कैसे निकलेगा भाई, पावर बराबर आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। चलो आई आर एम एस के लिए आप क्या निकालोगे, वी आर एम एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड, ठीक है, इंटू आर, कुछ ऐसे करोगे। फिर इसके बाद और क्या 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 सब, वी आर एम एस निकालने के लिए आप क्या करोगे, वी आर एम एस के लिए आप पूरा का पूरा निकालने जाओगे, पूरा सर्किट का आप ईएमएफ निकाल, पूरा सर्किट का आप जेड निकालने जाओगे ना, जेड। तो ये सब करके पूरा लंबा सवाल है, आराम से इसको बैठ के आंसर मैच करना, इसमें कितना आंसर आ रहा है, ये सब सवाल करो। ये सब सवाल जो है ना वो आपके दिमाग पे स्ट्राइक करता है। प्लीज ये सब सवाल करो, लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग तो करते नहीं हो, फॉर्मूला रट के बैठे रहते हो, इसलिए एग्जाम में ना वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। 180 नंबर में ना, मतलब दम जो है ना, मतलब तरफ के रह जाते हो, पहुंच नहीं पाते हो 180 तक। प्रिया का आंसर डी आ रहा है, ठीक है प्रिया। चलो आंसर डी आ रहा होगा, ठीक है। तो जब, पता नहीं प्रिया, मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता आंसर, बट हाँ लग तो रहा है कि यही होगा, और क्या। देखो ना, इसको डायमेंशनली मैच कर लेते हैं, आ जाओ, डायमेंशनली मैच करते हैं, तो ये नीचे में क्या आर आ रहा है, और कैंसिल हो गया, ई स्क्वायर आ रहा है, नहीं, ये डायमेंस पावर आ रहा है ना, ये तो आर और आर तो कैंसिल हो जाएगा, तो डायमेंशनली, ये तो डायमेंशनली ही गलत है, ये डी तो, नहीं डी तो डायमेंशनली ही गलत है ना। नीचे देखो तो, नीचे का डायमेंशन क्या आया, रेसिस्टेंस आया, ऊपर में क्या है, ई स्क्वायर इंटू आर है, आर आर कैंसिल हो गया, तो पावर जो होता है वो ई स्क्वायर के बराबर थोड़े ना होगा, ये तो गलत है, डी तो गलत है, ए भी गलत है। हाँ ए हो सकता है ना, ए हो सकता है, ए हो सकता है, इनफैक्ट ए ही होगा, और कोई डायमेंशनली करेक्ट आ ही नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ ए जो है ना वही डायमेंशनली करेक्ट आ रहा है, देखो डायमेंशन से मैंने इसको बना दिया। देखो तो, इसका, इस सवाल का आंसर सिर्फ डायमेंशन से बन गया। पहले का डायमेंशन चेक करो, नहीं पहले का भी डायमेंशन में गलती हो रही है, नहीं पहले का डायमेंशन सही आ रहा है, देखो तो क्या आ रहा है, पावर बराबर ई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे जो भी है ना, जो भी इम्पिडेंस है जेड, जेड का स्क्वायर है, वो देखो आर स्क्वायर, स्क्वायर है तो एक स्क्वायर, और ओम, यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ओम है, और यहाँ पे ओम स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर और ये ओम कटेगा, तो यहाँ पे बचेगा ई स्क्वायर बाई ओम, दैट इज ई स्क्वायर बाई आर। यही तो पावर का फॉर्मूला होता है। बाकी तीनों में देखो डायमेंशनली मिला के देखो, गलत हो जाएगा। ये देखो दूसरे में आओ, दूसरे में आओ, दूसरा नंबर का डायमेंशन चेक करो तो क्या आ रहा है, ये देखो ई स्क्वायर इंटू, यहाँ पे जो भी निकलेगा ना वो कुछ ओम निकल के आएगा, ओम डिवाइडेड बाई ओम, ओम ओम कैंसिल, ये तो ई स्क्वायर आ रहा है, पावर बराबर ई स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता है। चलो तीसरे में चेक करो तो, तीसरे में चेक करो ई स्क्वायर, और यहाँ पे जो भी टर्म है ना वो ओम का स्क्वायर होगा, रेसिस्टेंस का स्क्वायर, ओम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओम, तो ओम ओम कैंसिल, ये आ गया ई स्क्वायर इंटू ओम, ये भी पावर नहीं होता है। चौथा आओ, फोर्थ में आओ, फोर्थ में देखो, फोर्थ में ई स्क्वायर और ऊपर में एक ओम है, और नीचे में ना ओम है, ओम और ओम कैंसिल, ई स्क्वायर, तो चौथा भी नहीं होगा। ये तो डायमेंशन से आंसर आ गया यार, देखा, इसलिए डायमेंशन पढ़ाया जाता है, तुम लोग पढ़ते नहीं हो सीरियसली। इतना बड़ा सवाल करने जाते हैं ना तो इसको 3-4 मिनट लग जाएगा इस सवाल को करने में, सिर्फ डायमेंशन से आंसर आ गया इसका। बताओ भाई, समझ में आया या नहीं आया, बोलो किसी को समझ में नहीं आया तो। है ना, और कोई है जिसको समझ में नहीं आया, मैं इसको और तोड़ के बताऊं डायमेंशन, बताओ भाई, बोलो। मैं बस ऐसे ही चेक कर रहा था, ये तो डायमेंशन से भी आ गया। ठीक है, इसको फिर से घर पे जाके देखना, डायमेंशन से भी आप लोग बना सकते, यूनिट यूनिट्स एंड डायमेंशन से बना सकते हो, यूनिट सबका यूनिट चेक कर लो।
यूनिट चेक करोगे आंसर आ जाएगा। चलो आगे आते हैं, आगे 2-4 सवाल और होंगे, कर लेते हैं। प्रेम, ये किसका है? ए का? ए का बता रहे हो क्या प्रेम? ए का आंसर वी आर एम एस का स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर आएगा। ए का? तुम्हें गलत लग रहा है क्या प्रेम? ए डायमेंशनली करेक्ट नहीं लग रहा है? ए का यूनिट मैच नहीं कर रहा है पावर के साथ, ऐसा बोल रहे हो? बोलो। ए का? हाँ हाँ, यहाँ पे जेड स्क्वायर आएगा, यस यस जेड स्क्वायर आएगा। हाँ ठीक है ठीक है, ये जेड स्क्वायर आएगा, राइट राइट राइट। बट इतना करने का जरूरत नहीं है, डायमेंशन से भी कर लेते हैं, इतना अगर करोगे तो करो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं ना आगे। हाँ जी, मैक्सिमम करंट कब फ्लो करता है? रेजोनेंस के कंडीशन में फ्लो करता है ना। मैक्सिमम करंट कब फ्लो करता है? रेजोनेंस के कंडीशन में फ्लो करता है। मैक्सिमम आपसे पूछ रहा है, करंट इज मैक्सिमम, इसका मतलब है जो एक्सेल रहा होगा वो डेफिनेटली एक्सी के बराबर रहा होगा। एक्सेल जो रहा होगा वो, क्योंकि ये मैक्सिमम करंट की बात कर रहा है, तो एक्सेल जो रहा होगा वो एक्सी के बराबर रहा होगा। ठीक है। यहाँ से आपको क्या निकालना है? एक्सेल का वैल्यू पुट करो, तो एक्सेल का वैल्यू पुट करो भाई सभी। एक्सेल का वैल्यू होता है ओमेगा एल, और एक्सी का वैल्यू होता है 1/ओमेगा सी। ठीक है। यहाँ से इस ओमेगा को इधर लेकर के आओ, तो ओमेगा स्क्वायर एल बराबर 1/सी, ओमेगा स्क्वायर बराबर यहाँ से एल की वैल्यू कितनी आ गई देखना, तो एल बराबर 1/सी। ओमेगा स्क्वायर आ गया क्या? यही एल आपसे तो पूछा जा रहा है, यही एल तो आपसे पूछा जा रहा है। चलो भाई निकालो। ओमेगा का वैल्यू दे रखा है 1000, और ओमेगा स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है ना, 1000 का स्क्वायर, और सी का वैल्यू दे रखा है 10 × 10⁻⁻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 
वन हेनरी, 0.1 हेनरी को आप 100 मिली हेनरी लिख सकते हो। आंसर इज ए। बताओ भाई, किसी को डाउट है इस सवाल में तो बोलो। या यस प्रिया, राइट। बताओ भाई प्रेम, समझ में आ रहा है प्रेम? बोलो प्रेम। और लोग बताओ भाई, पूजा। ठीक है, तो बस ये मैक्सिमम, दिस इज मैक्सिमम फॉर मैक्सिमम, फॉर मैक्सिमम करंट। ठीक है, ठीक है। चलो, मैक्सिमम करंट के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करो, रेजोनेंस, दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, ये रेजोनेंस का कंडीशन। हाँ यही तो है प्रेम, एक्सएल बराबर एक्सी तो किया हूं मैंने, रेजोनेंस यही तो है। दिस इज, ये मैक्सिमम करंट बोला ना प्रेम, देखो होता क्या, मैक्सिमम करंट क्यों फ्लो करेगा, अगर डाउट आ रहा है कि मैक्सिमम करंट क्यों फ्लो करेगा रेजोनेंस में, तो देखो होता क्या है, ये आपका इंडक्टर था, ये आपका कैपेसिटर था, और ये आपका रेजिस्टर था। ठीक है, इसको आपने एसी सप्लाई दे रखा है, तो मैक्सिमम करंट क्यों, करंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, V बाई जेड। ठीक है, तो करंट को अगर आप मैक्सिमम करना चाहते हो, ध्यान से समझो प्रेम, करंट को अगर तुम मैक्सिमम करना चाहते हो तो जेड को तुम्हें मिनिमम करना होगा। ठीक है, जेड का वैल्यू होता कितना है, जेड बराबर स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, जेड मिनिमम, फॉर जेड टू बी मिनिमम, फॉर जेड टू बी मिनिमम, जेड को अगर आप मिनिमम बनाना चाहते हो तो एक्सएल माइनस एक्सी वाला जो टर्म है ना, इसको जीरो पुट कर दो, इसको जीरो पुट कर दोगे तो एक्सएल बराबर एक्सी आ जाएगा। ठीक है, एक्सएल बराबर एक्सी आ जाएगा, दिस इंप्लाइज जेड जो है ना वो आर के बराबर आ जाएगा। जब जेड आर के बराबर आ जाएगा तो जो करंट फ्लो कर रहा होगा, अब जेड की वैल्यू मिनिमम हो चुकी है, यानी जेड की वैल्यू आर यहाँ पे पुट कर दो, जेड आई जो है ना वो अब मैक्सिमम हो गया, कब, जब ये जेड जो है ना वो आर के बराबर हो जाता है। ठीक है, सब कुछ इस तरह से डिराइव करते रहो, भी बैठे हो घर पे, ये सब जगलिंग करते रहो, ये जो जगलिंग है ना, कैसे आ रहा है नहीं आ रहा सब करते रहो, आएगा, नहीं है कि नहीं आएगा। ठीक है, चलो गुड। हाँ जी, ये बढ़िया सवाल है, चलो सॉल्व करो। हाँ ये बढ़िया सवाल है। ये बढ़िया सवाल है, सवाल पढ़ो और सॉल्व करो, बढ़िया सवाल है, इसको सॉल्व करो, ये आखिरी सवाल है, ठीक है, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करो, मैंने सब कुछ बता दिया है। कल हम लोग मिलते हैं, तो कल मैं डॉपलर, ऑर्गन पाइप, केटीजी और सेमीकंडक्टर,
इतने चीजों को मैं कल खत्म करता हूँ, और आप लोग अब अपना प्रैक्टिस करो। अब मेरे से पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, अब कुछ भी दिमाग में नहीं रहने वाला है। 4 दिन आपके पास रहेंगे, 4 दिन आप अपना पढ़ो डेली 6 घंटा, 4 दिन है ना, तो 6 6 को 24 24 घंटा फिजिक्स पढ़ लेना, हो जाएगा। ठीक है, कल मैं बाकी सब कुछ करवा दे रहा हूँ। चलो इसको सॉल्व अब, क्योंकि नया कुछ भी पढ़ोगे दिमाग में कुछ नहीं रहना है अब। 4 दिन अच्छे से रिवाइज करो बैठ के एकदम, डेली जो है ना 200 300 सवाल कर डालो फिजिक्स के प्रीवियस ईयर, कुछ भी अलग मत छूना। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने जितना पढ़ाया है, अगर इतने भी करके जा रहे हो तो 120 प्लस आराम से ले आओगे। ऑप्टिक्स पे ध्यान दो, YDAC पढ़ो, मॉडर्न पूरा, मॉडर्न 4 यूनिट मॉडर्न है, एटम, न्यूक्लियस, ड्यूअल नेचर और सेमीकंडक्टर, ये चारों करके जाओ। ये चारों से 6 नंबर, तो ये चारों 6 क्वेश्चन यहीं से आएंगे, 6 7 क्वेश्चन आ जाएंगे यहाँ से। इसको सॉल्व करो भाई, बहुत आसान सवाल है। देखो ये सवाल क्या कर रहा है, मैं सवाल समझा रहा हूँ आपको। इंडक्टिव रिएक्टेंस 31 ओम, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस ये रहा, और इंडक्टिव रिएक्टेंस पूरा एक्सेल का वैल्यू दे रखा है 31, पूरा इंडक्टिव रिएक्टेंस का ही वैल्यू दे रखा है 31। इसके साथ एक रजिस्टर लगा हुआ था, इस रेसिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 8 ओम, और इसको एक सीरीज में लगा दिया गया है कंडेंसर। कंडेंसर को इनकैपेसिटर बोला जाता है ना, तो कंफ्यूज मत करना यार तुम लोग। कंडेंसर होता है ना, ये जो पंखे में जो हमारा कंडेंसर लगा होता है ना पंखे में, यही कैपेसिटर होता है, ये अलग नहीं होता। इसको एक कैपेसिटर के साथ लगा दिया गया है, जिसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस 25 है, तो ये एक्सी का वैल्यू दे रखा है 25। एक्सी का वैल्यू 25 दे रखा है। देखते हैं ओम। ठीक है, इसको एसी सोर्स से कनेक्ट किया गया है, कितना भाई, 110 वोल्ट, और ये आरएमएस वैल्यू रहेगा ना, ये आपका आरएमएस वैल्यू रहता है, याद रखना। चलो, पावर फैक्टर पूछ रहा है भाई, सी आंसर आ रहा है। देखो तो भाई सी आ रहा है क्या, बाकी लोग निकालो भाई, ये हल्का सवाल था, ये कैसे नहीं बन रहा है आपसे। मतलब तुम डायरेक्ट कॉस फाइव आपको यूज करना है, कॉस फाइव बराबर R/Z। कॉस फाइव आर की वैल्यू 8 दे रखी है, जेड का वैल्यू निकालो तो R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर करो, 8 डिवाइडेड बाई 8 8 जा 64, प्लस XL माइनस XC की वैल्यू आ रही है 6, 6 6 36 हो गए, ये 100 हो गया। इसका आंसर आ रहा है cos फाइव बराबर 8/10 आ रहा है, दिस इज 0.8। भाई किसी का नहीं आया क्या? अच्छा प्रेम का आया है, ठीक है। ई सब का तो, VRMS का तो कोई वैल्यू इससे मतलब ही नहीं था, वी क्यों दे रखा था। हाँ प्रिया, ठीक है प्रिया, गुड गुड, ठीक है। हाँ ठीक है, ये VRMS की तो जरूरत ही नहीं थी, ये जो 110 दे रखा था ना, ये तो यूजलेस है, ये किसी मतलब का नहीं था, कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था। ठीक है, चलो आगे आते हैं। हाँ जी, इसको करना, ये होमवर्क है करना इसको, इसका आंसर खोज करके निकाल के लाओ कौन आंसर है। प्रीवियस ईयर भी अगर प्रैक्टिस भी नहीं करोगे, देखो मैं जो बता रहा हूँ उसके अलावा 10 20% एक्स्ट्रा तो आपको करना पड़ेगा ना, 20 25%, तो ये आप खुद से करो, इसका आंसर मैच करो। हाँ जी, पावर लॉस एट रेजोनेंस, पावर लॉस कितना होता है रेजोनेंस पे, कोई बता सकता है? रेजोनेंस हो रखा है ना, रेजोनेंस का कंडीशन दिया हुआ है। अब बताओ पावर लॉस कितना होगा, रेजोनेंस हो रखा है ना, रेजोनेंस का कंडीशन, जो सर्किट है ना, ये सर्किट रेजोनेंस पे काम कर रहा है, ये सवाल बोल रहा है कि ये सर्किट रेजोनेंस पे काम कर रहा है, ये ऑलरेडी रेजोनेंस हो रखा है। अब बताओ पावर लॉस, पावर लॉस कितना होगा, रेजोनेंस पे है, और वैसे भी, हाँ सी, यस यस, वैसे भी, वैसे भी कैपेसिटर और इंडक्टर तो एनर्जी लेता नहीं, मैंने आपको बता रखा है, कैपेसिटर और इंडक्टर तो एनर्जी खाता नहीं है। कैपेसिटर और इंडक्टर क्या करता है ना, देखो, कैपेसिटर जो है ना एक साइकिल के लिए एनर्जी लेता है, अपने अंदर लिया, और अगले साइकिल में यही एनर्जी जो है ना वो सर्किट को आगे बढ़ाता है। अगले साइकिल में ये एनर्जी, पूरा का पूरा एनर्जी जो भी वो अपने अंदर रखा, और कैपेसिटर कैसा एनर्जी रखता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी रखता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी रखता है, ½ CV²। तो ½ CV² आधे साइकिल के लिए रखता है, और अगले आधे साइकिल में इसको वापस कर देता है सर्किट को। सेम केस इंडक्टर के साथ होता है, इंडक्टर पहले हाफ साइकिल के लिए अपने अंदर मैग्नेटिक एनर्जी रखता है, और अगले हाफ साइकिल में वो पूरा का पूरा मैग्नेटिक एनर्जी जो स्टोर कर रखा था वो सारे को वापस कर देता है सर्किट को। तो ये दोनों, कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों एनर्जी को कंज्यूम नहीं करता है, वो स्टोर करता है।
आधे साइकिल के लिए स्टोर किया और आधे साइकिल में फिर वापस कर देता है। रसिस्टर जो होता है ना, ये एनर्जी कंज्यूम करता है, ये खाता है, ये पूरा एनर्जी खा जाता है। I²R, है ना, ये I²R ये लॉस हो जाता है, ये हीट, यही हीट होता है ना, दिस इज द इन फॉर्म ऑफ हीट। हीट के फॉर्म में जो है ना ये खत्म हो जाता है, ये लॉस बाहर निकल जाता है। लेकिन कैपेसिटर आधे साइकिल के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी रखता है और आधे साइकिल में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को वापस कर देता है। इंडक्टर आधे साइकिल के लिए, यस, इंडक्टर आधे साइकिल के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटोस्टैटिक, सॉरी, इंडक्टर जो रखता है वो मैग्नेटिक एनर्जी रखता है, तो इंडक्टर आधे साइकिल में मैग्नेटिक एनर्जी को रखता है, आधे साइकिल में मैग्नेटिक एनर्जी को वापस कर देता है। तो हमारे पास बचा एक रसिस्टर, रसिस्टर I²R लॉस होता है। चलो बताओ भाई। हाँ बताओ, ये बढ़िया सवाल है, आसान सवाल है, ये सब तो अब पूछेगा नहीं, बहुत ही हल्का सवाल। बट ये सब सवाल करोगे तो थोड़ा सा फॉर्मूले क्लियर होंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। चलो बताओ, फॉर्मूला लिख लो ना पहले, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला लिखो, बन जाएगा ये सवाल। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला लिखो, ये सवाल बन जाएगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस में फ्रीक्वेंसी आता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस में कैपेसिटेंस आता है। अब देखो दोनों का क्या हालत कर दिया है, दोनों को दुगना कर दिया है, फ्रीक्वेंसी भी दुगना किया है और कैपेसिटेंस को भी दुगना किया हुआ है। यार बहुत हल्का सवाल है, इतना टाइम कैसे ले लेते हो भाई। XC बराबर 1/ω c, इसको भी डबल कर रहा है, हाँ 4 गुना, 4 गुना नहीं होगा स्वर, 1/4 होगा, रेसिप्रोकल है ना। XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यस, डी, डी आंसर होगा, हाँ। XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड कैपेसिटेंस, तो इसको भी दुगना बढ़ा रहे हो, इसको भी दुगना बढ़ा रहे हो, तो ये 4 गुना डिक्रीज करता है। ठीक है, हाँ ठीक है, डी। क्वालिटी फैक्टर क्या होगा भाई। इसका फॉर्मूला जो होता है ना, ये L/R, आई थिंक ये ए होगा ना, आंसर इसका ए होगा, क्वालिटी फैक्टर R/XC होता है, ठीक है। चलो, ए होता है, यस यस प्रिया, राइट, इसका आंसर ए होगा। मुझे डाउट हो गया था, नहीं ठीक है, ए होगा। क्यों पता है क्यों, क्योंकि Q बराबर जो होता है ना वो R/XL होता है, और XL की वैल्यू ω L। ठीक है, चलो ये बताओ, ये सोचना तो इस पे क्या होता है, इसको जरा सोचना तो, ये अच्छा सवाल है, सोचना तो। जो पावर डिसिपेट हो रहा है वो किसके कारण हो रहा होता है। ठीक है, एसी सर्किट में पावर किसके कारण डिसिपेट होता है भाई, P बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू एक cos फाई का वर्ड भी आता है ना, ये पूरा पावर होता है एसी का। तो पावर फैक्टर इसमें आंसर आता है, ये ए इज द राइट आंसर। इंपीडेंस ऑफ द सर्किट निकाल लेना भाई, निकाल के आंसर वेरीफाई कर लेना। मैं हमेशा बोलता हूँ कि सवाल को आंसर तक लाया करो, मैं हमेशा बोलता हूँ सवाल को आंसर तक लाया करो, कॉन्फिडेंस आता है। एग्जाम में जब बना के आओगे ना, तो तुम कॉन्फिडेंटली बोलोगे कि हाँ भाई मैंने 10 सवाल किए, 20 सवाल किए, 40 सवाल किए हैं। कभी भी एग्जाम को पलटा मत करो कि आंसर आया है। 10 आ गया क्या, इसका कैसे आ गया भाई 10। एक्सेल दे रखा है 50, अरे हाँ यार ये तो 10 आ गया, ओ माई गॉड, ये तो बच्चा वाला सवाल था। अरे ये तो बच्चा वाला सवाल है। ठीक है, 10 आंसर होगा। बताओ भाई, सब एग्री कर रहे हो ना, 10 होगा ना, है ना, सब एग्री कर रहे हो ना भाई, 10 होगा। ये रेजोनेंस है, दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। तो सारे सवाल में ढूंढते रहो एट रेजोनेंस। चलो ठीक है, अब ये सवाल सब होमवर्क है, ये सब सवाल होमवर्क बच्चा वाला सारा सवाल है, मैं इसलिए दे दिया हूँ कि कम से कम आप लोग फॉर्मूले याद रखो। टाइम कांस्टेंट क्या होता है, टाउ बराबर RC होता है ना, CR होता है, ये फॉर्मूला याद रखो। 50%, बाकी सब चलो, बाकी सब कर लेना भाई, ठीक है। चलो ठीक है, कल मिलते हैं, कल, कल ना डॉपलर इफेक्ट और ऑर्गन पाइप करते हैं, डॉपलर करते हैं, ऑर्गन पाइप करते हैं, कल पूरा मैं फिनिश करूंगा ना, ऑर्गन पाइप, KTG, ठीक है। हाँ बाकी क्वेश्चन बनाओ, बिल्कुल बनाओ, बिल्कुल प्रैक्टिस करो, मैं बता रहा हूँ कि भाई अभी भी 5 दिन है, 5 दिन प्लीज पर डे 200 300 300 सवाल फिजिक्स के तो करो यार। और अलग कहीं मत जाओ,
मैंने जो नोट्स दिए हैं उनको पीडीएफ को फिर से बनाओ। 300 क्वेश्चन पर डे बनाओ। 6 घंटे 5 घंटे फिजिक्स पढ़ो, 300 क्वेश्चन बनाओ, बनेगा। कल हम लोग क्लास रखते हैं, कल अगर इतना सब कुछ नहीं पड़ जाता। और एक सेमी कंडक्टर किसी का डाउट आ रहा है, प्रिया या पूजा कोई बोल रही थी कि सेमी कंडक्टर में उससे बहुत दिक्कत है, तो सेमी कंडक्टर को हम हल्का रिवाइज कर लेंगे। लॉजिक, ठीक है, लॉजिक गेट, वो सेमी कंडक्टर में लॉजिक गेट आ जाएगा। ठीक है प्रिया, मैं करवा दूंगा सेमी कंडक्टर। तो कल इतना करते हैं। डॉपलर, ये दोनों से एक सवाल रहेगा ही रहेगा, डॉपलर इफेक्ट और ऑर्गन पाइप से एक सवाल रहेगा, केटीजी से तो 2 सवाल आ जाता है। तो अभी भी, कल भी अगर पढ़ोगे ना, तो 20 नंबर 16 नंबर तो कल भी रहेगा आपके पास। और कल के बाद फिर कुछ नहीं पढ़ना है, फालतू हो रहा है अब, पता है, दिमाग में कुछ नहीं रहेगा। हाँ डॉपलर से आता है। हाँ, डॉपलर ऑर्गन पाइप में से किसी एक से तो आ ही जाता है। डॉपलर से नहीं आएगा तो ऑर्गन पाइप से देगा, ऑर्गन पाइप से नहीं देगा तो डॉपलर से देगा। साउंड में यही दो एप्लीकेशन ही है, दोनों में से किसी एक से नहीं देता है। ठीक है, केटीजी एस इतना कर लो। और रिवाइज करो, रिवाइज, नया कुछ मत ढूंढो, कहीं मत जाओ, कोई क्लास मत करो, किसी का नहीं, मतलब आई मीन यूट्यूब वगैरह पे कोई लेक्चर मत देखने जाओ फिलहाल। सेल्फ स्टडी करो, सेल्फ स्टडी, सिर्फ सेल्फ स्टडी। अब कोई दिमाग में नहीं बैठेगा, लिख लो इस चीज को, कुछ भी नया करने जाओगे नहीं बैठने वाला है दिमाग में, एडजस्ट होने में टाइम लगता है भाई, दिमाग है। चलो ठीक है, कल कल क्लास वही टाइम पे रखते हैं ना, देखो 11 से 1 रखते हैं और फिर 2 से 4 रखते हैं, यही टाइम ठीक है ना, बताओ भाई। ये 2 टाइम रखते हैं हम लोग, किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ ठीक है प्रिया। और भी बताओ पूजा, ओम, ओम का ठीक है ना? हाँ ये ठीक है, यही दोनों टाइम रखते हैं, जल्दी जल्दी फिनिश, लगातार जो है ना फिजिक्स एक राउंड में फिनिश हो जाता है। तो बाकी का समय आपके पास बायोलॉजी पढ़ने का और केमिस्ट्री पढ़ने का रह जाएगा, है ना, फिजिक्स एक राउंड में। हाँ ठीक है, कल 11 से 1 रखते हैं, डॉपलर ये चारों टॉपिक पांचों में खत्म करते हैं। गुड नाइट गाइस, बाय 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 गाइस, बाय। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट जय। सर डॉक्यूमेंट्स, हाँ मैं अभी भेज रहा हूँ प्रेम, मैं अभी भेज रहा हूँ। बाय 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 ऑल, मैं अभी भेज रहा हूँ, तुरंत भेज रहा हूँ। ओके ओके, गुड नाइट।